नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सफल एरिया पर। और आज हमारे साथ जुड़े हैं गणपत सिंह जी राजपुरोहित, असिस्टेंट प्रोफेसर और पिछले 10 साल से शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। शुक्रिया आपका भी कि आपने मेरी आवाज को सभी युवाओं तक पहुंचाने का सर, आप तो वैसे भी सेलिब्रिटी है। अरे नहीं, शिक्षक को कभी सेलिब्रिटी होना नहीं चाहिए, क्योंकि शिक्षक अगर सेलिब्रिटी बन गया ना तो बच्चे कभी भी शिक्षक तक अपनी बात नहीं रख पाएंगे। और जब तक बच्चा अगर शिक्षक से बात नहीं रखेगा, अपनी समस्या साझा नहीं करेगा ना, तो वो कहीं ना कहीं गलत कर सकता है। तो इसलिए शिक्षक को सेलिब्रिटी होना नहीं चाहिए। हाँ, वो बच्चों के लिए एक आदर्श जरूर हो सकता है, बच्चों के लिए एक अच्छा सा रिस्पेक्टेड पर्सन जरूर हो सकता है, लेकिन सेलिब्रिटी नहीं होना चाहिए, है ना। नहीं सर, आप वैसे भी बहुत मोटिवेशनल करते हो बच्चों को, सुनते रहते हैं आपको। वैसे मोटिवेशन शब्द से मुझे थोड़ा सा आपत्ति रहती है, क्योंकि मोटिवेशन व्यक्ति को अपने अंदर से वैसे ही आ जाता है। हाँ। अगर कोई व्यक्ति अपने रूटीन को फॉलो करता है ना, जैसे आप सुबह उठे, आपको कितने बजे क्या करना है, सोना कितने बजे है, खाना कितने बजे खाना है, पढ़ना कितने बजे है, और सारी चीजें अगर रूटीन से होती है तो उसको किसी मोटिवेशन की आवश्यकता रहती नहीं। तो मैं ना मोटिवेशन की बजाय रूटीन पे ज्यादा बल देता हूँ। तो मुझे कई बार लोग कहते हैं सर आप अच्छा मोटिवेट करते हैं, तब मैं कहता हूँ नहीं, मैं गाइड जरूर करता हूँ कि आपको किस रास्ते पे जाना है। मोटिवेट मैं नहीं करूंगा। मोटिवेट आपको अपनी सिचुएशन कर लेती है, आपको अपने माता पिता की सकल मोटिवेट हालात कर लेते हैं, आप जिन क्षेत्रों से आते हैं। अच्छा, आप अगर 2 दिन गांव चले जाओगे ना अपने, तो आपको मोटिवेशन वही मिल जाएगा कि आपको कुछ अच्छा करना चाहिए। तो मोटिवेशन की जगह हाँ, गाइड हम जरूर करते हैं बच्चों को, ये काम करते हैं। फिर वो कहता है ना सर, रूटीन बन जाता है। हाँ, रूटीन बन जाता है, ऑटोमेटिक वो बन ही जाता है, सारी चीजें हो जाती है, बड़े आराम से होती है। और जब रूटीन बिगड़ता है तभी सारी चीजें, हाँ, फिर मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। हाँ, लेकिन वो मोटिवेशन रहता है 5-7 मिनट का ही। मैं आपको बहुत गजब मोटिवेट करूंगा ना, तो आप गेट तक जाते जाते आपके मस्तिष्क में ये बात आएगी, ठीक है, थोड़ा सा जोश आएगा, और कुछ समय बाद आप वापस वही डाउन फील करना लग जाओगे। जो रियल मोटिवेशन से अंदर से आता है, आंतरिक मोटिवेशन जैसे कहते हैं ना सर, बनाए हुए शेर ऐसे होते हैं। हाँ, शेर तो पैदा ही होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चीजों को क्या ऐसे होना चाहिए। तो सर अभी हाँ बिल्कुल, आप शुरू कर सकते हैं। सर, अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा बताएं। हाँ, यात्रा बड़ी दिलचस्प रही है। अगर मैं एक लाइन में खत्म करूं तो मरुस्थल से लेकर और भारत की दोनों राजधानियां, आर्थिक राजधानी और वास्तविक राजधानी या भौतिक राजनीतिक राजधानी से होकर बाड़मेर पे आके मेरी यात्रा जो है वो चल रही है, अभी भी यात्रा आगे जारी रहेगी। और मैं अगर बहुत स्टार्ट से जाऊं ना, पीछे से, तो हम ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं, और बाड़मेर से कोई 60 किलोमीटर दूर मेरा गांव है, फोगेरा गांव है, गडरा तहसील में आता है। गडरा आप लोगों ने सुना होगा, गडरा तो पाकिस्तान में चला गया, और गडरा रोड अभी बाड़मेर के अंदर है। 65 में उनका बहुत योगदान रहा था। हाँ, वहाँ पे तो फोगेरा गांव है हमारा, वहाँ पे मेरा जन्म हुआ था। पापा एडहोक बेसिस पे थे, अर्ध सरकारी कर्मचारी थे, अभी रिटायर हो चुके हैं और सभी सकुशल है। शिक्षा की अगर मैं बात करूँ ना, तो मेरे पूरे दादाजी के परिवार में मैं पहला व्यक्ति हूँ, पर्सन हूँ जिसने 10th पास करी। तो शिक्षा के क्षेत्र में थोड़े से हम पिछड़े थे, क्योंकि सुविधाएं भी नहीं थी इतनी, और बड़े परिवार थे। तो फिर मैंने गांव में 8वीं तक पढ़ाई कर ली थी अच्छी तरीके से, और फिर हम 8वीं तक पढ़ने के बाद में फिर मेरे को जालोर भेज दिया गया था। वहाँ मेरे मामा जी जॉब करते थे, एक तेल मिल में थे, और मैं राजपुरोहित हॉस्टल जालोर में रहता था। वहाँ पे 2 साल मैंने वहाँ पढ़ाई करी, 9th और 10th की क्लास में। वहाँ कई सारी चीजें नई मिली वहाँ पे, क्योंकि हम जब यहाँ से गए थे तो ठेठ ग्रामीण लोग थे, है ना। ठेठ ग्रामीण का मतलब ये होता है कि आपको कुछ भी, हाँ, एक संदेशी टाइप। मैं बाड़मेर आया ना, तो मुझे लगा कि जाना कैसे है, तो मामा जी मुझे ट्रेन में बिठा के ले गए। उस समय मीटर गेज चलती थी, अभी तो क्या ब्रॉड गेज हो गए। मीटर गेज चलती थी, समंदड़ी भीलड़ी होते हुए जालोर जाती थी। तो मेरा वो ट्रेन का पहला सफर बड़ा अविस्मरणीय था। मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि ऐसी भी कोई यात्रा होती है ना। तो मैंने 9th क्लास में पहली बार ट्रेन की यात्रा करी।
फिर मैं वहाँ जालोर पहुंचा तो वहाँ पे अच्छे अच्छे बच्चों से मिला, अच्छे अच्छे इंग्लिश मीडियम के आते थे। हमारी तो इंग्लिश 6ठी क्लास में शुरू हुई थी गवर्नमेंट स्कूल में, पहले थी नहीं। 5वीं तक थी नहीं इंग्लिश। तो उसके बाद धीरे धीरे 9वीं 10वीं मैंने वहाँ पे करा। पढ़ाई में मैं ठीक था मतलब, लेकिन 10th में कुछ ऐसी सिचुएशंस बनी थी तो परसेंटेज बड़े कम बने, 49% बने। तो 49% बनने के बाद हमारे यहाँ क्या है, समाज में परसेंटेज का बड़ा रोल रहता है। परसेंटेज की बेस पे तय किया जाता है कि बच्चे में कितना कैलिबर है, वो कितना आगे जा सकता है। तो फिर जब मैं 49% के साथ में गांव आया ना, तो मुझे बड़ा ऐसा लगा कि फिर मैं लोगों को फेस नहीं कर पाता था। उस समय इतनी मैच्योरिटी नहीं थी कि आप अच्छे से लोगों को फेस कर सको। तो साथी भी कहते थे कि फिर इतने परसेंटेज कम बनाने थे तो जालोर क्यों गया था, यहीं पढ़ लेते। हाँ यहीं पढ़ लेते हैं। मम्मी पापा को भी थोड़ा बुरा लगता था कि यार बच्चे के परसेंटेज बड़े कम बने, और मेरे को भी बुरा लगता था कि परसेंटेज वाकई में कम बने। तो फिर मेरे को गणित में बड़ी रुचि थी, क्योंकि मेरे 10th में ना सबसे हाईएस्ट मार्क्स गणित में आए थे, 67 थे शायद, कुछ ऐसे थे, मुझे अभी पक्के याद नहीं है। अब आप सोच सकते हो कि परसेंटेज का क्या महत्व होता है एक व्यक्ति की जिंदगी में, कि हम 10वीं के नंबर भी याद नहीं है जिसके लिए हम मरते थे, आज मुझे वो याद भी नहीं है। और क्योंकि मायने नहीं रखता, मायने नहीं रखती, कहीं मायने नहीं रखते। बट उस समय ऐसा एक बनाया हुआ आज भी है माहौल आज मार्केट के अंदर, आज भी ये रखा जाता है कि 90% से बड़े ज्यादा बच्चे आते हैं तो उनको अलग दृष्टिकोण से देखा जाता है। हम कॉलेज में बैठते हैं, देखते हैं परसेंटेज, जब एडमिशन लिस्ट आती है तो 95%, 94%। जब बच्चों को पढ़ाने के लिए क्लास में जाते हैं, उन बच्चों को सामान्य समझ भी नहीं होती, और कुछ बच्चे कम परसेंटेज के समझ बहुत अच्छी होती है। तो ये परसेंटेज बेसिकली मायने तो नहीं रखता, बट समाज में एक ऐसा बनाया हुआ माहौल पड़ा हुआ। हाँ, तो उससे कई सारे बच्चे इन्फीरियरिटी में आ जाते हैं, हीनता की भावना का शिकार होते हैं। और मैं हुआ था, वाकई में हुआ था, कि मुझे लगा कि सच में सब कुछ चीजें बहुत मेरे हाथ बस की बात कुछ भी नहीं है, पढ़ना भी नहीं चाहिए। हाँ, क्योंकि 49% तो पापा ने कहा ITI करवा दो उसको, और किसी ने कहा कि ऐसे करो, इसको हैंडीक्राफ्ट की फैक्ट्री में भेज दो, जोधपुर भेज दो। मैंने कहा सब डिसीजन ले रहे हैं, मेरे को तो कोई पूछ ही नहीं रहा है, तुझे क्या करना है। भैया ने पूछा, बड़े भैया ने मेरे को, बड़े भैया ने पढ़ाई छोड़ दी थी, बट वो मेरी इच्छाओं का बड़ा ख्याल रखते हैं। उन्होंने कहा तुझे क्या करना है, मैंने कहा मेरे को तो मैथ्स लेनी है। ये वो बात हो गई कि गली क्रिकेट भी नहीं आता और मुझे तो विराट कोहली के साथ खेलना है। तो मेरे को कहा मैथ में छोड़, करना क्या। मैंने कहा मुझे ठीक ठाक स्कूल में एडमिशन दिला दो, तो मेरे को आर्ट्स दिला दी और मैं उसमें संतुष्ट था। फिर रामसर गया मैं, मालू राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामसर में मैंने 11th और 12th किया। 12th में मेरे 61% बने थे और मुझे बहुत अच्छा लगा था, फर्स्ट डिवीजन बना था। तो और मुझे लगता है वो मेरे जीवन का दूसरा फर्स्ट डिवीजन था, पहला 8वीं में बना था और दूसरा इसमें 12th में बना था। अच्छा लगा क्या? अच्छा लगा, हाँ। लेकिन एक चीज और बताऊं मैं आपको, जो 10th की मेरी मार्कशीट है ना, वो मैं कई साल मैंने छुपा के रखी थी। मेरी फाइल में वो उसके ऊपर 9th की मार्कशीट रखता था। और जैसे ही मैं गवर्नमेंट जॉब में आ गया, अच्छे खासे बच्चों को मैंने गाइड करना स्टार्ट किया, उसके बाद उस मार्कशीट को मैं हर जगह बोलता हूँ, हर जगह बताता हूँ। अब वो मार्कशीट मेरी मजबूती है, क्योंकि मैंने मेरी कमजोरी को मजबूती करना सीख लिया है। और जो व्यक्ति अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बना लेता है ना, उसको इस कायनात में कोई रोकने वाला नहीं है। तो आज आप मेरा कोई भी स्पीच कहीं सुनोगे, या फिर आप कहीं पर भी क्लासेस में बैठता हूँ, बात करता हूँ, बच्चों को निरंतर बात करता रहता हूँ, तो मैं 10th की जिक्र जरूर करता हूँ, क्योंकि इससे उन बच्चों को हौसला मिलता है जो वास्तव में जिनकी परसेंटेज किसी कारणवश कम बने हैं। हमारी सोसाइटी की समस्या ये है कि वो परसेंटेज तो देखते हैं, लेकिन उसके कम बनने के पीछे के कारणों पे नहीं जानते। बैकग्राउंड स्टोरी क्या है, क्या पता इसको डेंगू हुआ हो, क्या पता वो स्पोर्ट्स में था, क्या पता वो कोई पारिवारिक समस्या से गुजर रहा था। तो मैं परसेंटेज बताता हूँ, इससे क्या होता है कि सभी को थोड़ा सा हौसला मिलता है कि चलो सर ये व्यक्ति कर सकता है, या फिर गांव से आके और जब सर्च किया जा सकता था हम भी कर सकते हैं। फिर 12th के बाद मैं यहीं आ गया बाड़मेर के अंदर, पीजी कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। 3 साल में राजप्रीत हॉस्टल बाड़मेर में रहा और यहाँ पे मैंने ठीक ठाक पढ़ाई करी थी। मैंने यहाँ पे रूटीन बना लिया था कि 7-8 घंटे डेली पढ़ना, मतलब पढ़ना, मुझे कुछ प्रूव करना था ऐसे। हालांकि टारगेट कुछ भी नहीं, टारगेट था पीटीटी पास करना, है ना। उस समय कोई आरएएस से समझता नहीं था, आरएएस आईएएस वगैरह ये सब चीजें सपने हमने बाद में देखे। पहले ये था कि मुझे पीटीटी में अच्छी रैंक लानी। रीजन ये था इसका कि आसपास के सब लोग पीटीटी की तैयारी करते थे, प्री बीएड की, मतलब वो बीएड में एंट्रेंस टेस्ट होता है पीटीटी का।
तो मैंने कहा उसमें मुझे टॉप करना है, और एक समाज का जीके की परीक्षा होती है, मुझे लगता था कि मुझे उसमें टॉप करना चाहिए, लोग मुझे जानेंगे ऐसे। उस हेतु मैं पूरा साल पढ़ता था, ताकि मेरे ऐसे कोई रैंक वैंक आएगी तो मुझे थोड़ा सा अलग से रेपुटेशन, ऐसे इंपोर्टेंस दिया जाएगा। तो मैं उस कारण पढ़ता था, बाकी ना ऐसे कोई ऐसा नहीं था कि नहीं मुझे कलेक्टर बनना है या आरएएस बनना। सच में मैंने कभी ये चीजें सोची नहीं थी, बस वो दिखाने के लिए। मुझे दिखाना था कि मैं थोड़ा होशियार हूँ पढ़ाई में से। तो मैं पढ़ता था ऐसे, कॉलेज में पढ़ता था, थोड़ा सा शरारती था। शरारती थोड़ा तो क्या था, मेरे हॉस्टल वार्डन वगैरह कहते हैं कि मैं काफी शरारती था, और मेरे को फाइनल ईयर में उन्होंने हॉस्टल से सच में निष्कासित किया, है ना, बाहर निकाला कि ये बच्चा अनुशासनहीन है और इसको यहाँ नहीं रखना है। हालांकि मेरी गलती कुछ थी नहीं, हालांकि व्यक्ति को अपनी गलती नजर जाती भी नहीं है, वो गलतियां दूसरों की नजर आती है, खुद की बहुत गलती नहीं आती। बहुत चंचल भी था। वो कहते हैं ना कि सबसे मुश्किल काम होता है खुद की गलती ढूंढना। दुनिया वो पूरी दुनिया सर्च कर लेगा, वो अमेरिका के कैलिफोर्निया में भी चला जाएगा, वो चीन के प्रांत देख लेगा, लेकिन खुद की गलती वो देख नहीं पाएगा, वो कभी व्यक्ति देख नहीं पाता है। तो फिर मुझे हॉस्टल से निष्कासित किया, वो मेरे लिए ठीक हुआ। वो तब मैं सोचता हूँ, कई बार कहता हूँ ना कि जो भी होता है ना अच्छा होता है। ईश्वरीय व्यवस्थाओं पे मैं बड़ा विश्वास करता हूँ। कोई व्यवस्था भगवान ने कर रखी, बढ़िया ही कर रखी। वहां से जैसे मेरे को बाहर निकाला ना हॉस्टल से, तो मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। अच्छा इसलिए लगा, वो बहुत बाद में अच्छा लगा। हॉस्टल से बाहर निकालते मुझे एक अच्छा सा ग्रुप मिल गया था, इतना बढ़िया ग्रुप मिला, जिसमें रघुनाथ विश्नोई था, गौरव चौधरी, भगवान साहेजी शर्मा, भवानी। अब ये सारे राजपत्रित अधिकारी हैं और ये मेरे से सारे सीनियर भी है। इन्होंने मेरे को अंगुली पकड़ के और बढ़िया तरीके से मोटिवेट किया, और पग पग पे एक बड़े भाई, एक गार्जियन की तरह उन्होंने मेरी खूब मदद करी। और मैं आगे बताऊंगा आपको कि कहाँ पे कैसे कुछ हुआ, और इस तरह से आगे बढ़ते गए फाइनल ईयर में ड्रीम्स देखे। बी फाइनल ईयर में रघुनाथ के साथ में बैठता था तो यूपीएससी का नाम सुना कि यहाँ इस पे नाम की कोई चीज होती है, असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम होता है, सीडीएस का एग्जाम होता है, एसी का, उसमें आईएएस के होते हैं। ये सारी बातें मैं सुनता हूँ ये फाइनल ईयर में। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तक ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ, मैंने एक एसएससी का एग्जाम जरूर दिया था, बट मुझे पता नहीं था कि ये है क्या। सुना था तो दे दिया। सब फॉर्म भर रहे थे तो मैंने भी भर दिया था। जैसे मैं 5वीं क्लास में गया था नवोदय विद्यालय का एग्जाम देने के लिए, प्रवेश परीक्षा का। हम ट्रैक्टर में बैठ के सेव गए थे, 3 घंटे की यात्रा करी, 45 किलोमीटर ट्रैक्टर से करी थी। तो वहां गए तो मुझे ये पता नहीं था कि इस परीक्षा को पास करने के बाद होगा क्या। तो गुरुजी ने ये कहा था कि इस परीक्षा को पास करने के बाद आपकी कोई अच्छी स्कूल मिलेगी। तो उस दिन शायद मैं स्कूल में था नहीं, वो बात मैंने सुनी नहीं थी। मेरे को लगा था कि नौकरी लगेगी ऐसे, और मैं उसमें फेल हुआ। तो मेरे जीवन की पहली असफलता जो है ना वो 5वीं क्लास में मिल गई थी मुझे। हालांकि वो फर्क नहीं पड़ता उन चीजों, उस समय बच्चा इतना छोटा होता है ना कि उसको फेल पास वो समभाव में होता है, उसके लिए सभी समान चीजें होती है। फिर वो फाइनल ईयर में अच्छे से ड्रीम्स देखे, और फिर यूपीएससी की तैयारी शुरू करी। फिर धीरे धीरे पढ़ता गया, है ना, गति मिलती गई। अब आप अगर मेरे से ये पूछोगे ना कि आपने कब नौकरी का सपना देखा था या आपको क्या बनना था, तो इसका उत्तर मैं यही कहूंगा कि मैंने कभी सपना नहीं देखा। कभी मेरा कोई ऐसा ड्रीम नहीं था कि मैं एक प्रशासनिक अधिकारी बनूं, या फिर मैं, हाँ, वर्दी से बड़ा प्रेम था। कोई भी वर्दी यूनिफॉर्म आज भी देखता हूं ना तो मुझे आज भी अंदर से ऐसे होता है कि काश। तैयारी नहीं की कभी? करी मैंने, तैयारी करी मैंने असिस्टेंट कमांडेंट के लगातार 3 फिजिकल दिए, और तीनों बार मैं चेस्ट आउट हुआ। सीना, मैं जिम भी गया 6 महीने के लिए लेकिन जिम बेस नहीं बढ़ा पाया मेरा। और मैंने इसमें कमांड डिफेंस सर्विसेज जो सीडीएस होता है इसका भी दिया, एसएसबी दिया, लेकिन इंग्लिश बड़ी पुअर थी, बड़ी मुश्किल से पास होते थे। तो उसके कारण भी कुछ ऑल क्यूज नहीं थी, ऑफिसर लाइक क्वालिटी शायद नहीं थी, तो उसमें भी नहीं हो पाया। तकदीर ने कुछ और ही सोच के रखा था। एयरफोर्स के मैं अंदर गया था, तो वहां में मैं सारा फिजिकली फिट हुआ था। वहां मुझे अंडरवेट मेडिकल भी दिया था एक बार। तो रघुनाथ ने मुझे कहा कि यार गणपत क्यों परेशान हो रहा है, ये वर्दी तेरे लिए है नहीं। उसके बाद मैं उसकी बात को आज भी सुनता हूँ, मानता भी हूँ। वो एक ही व्यक्ति है जो मुझे बात बात पे डांटता भी है। मैं ऐसा मानता हूँ कि व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा मित्र होना चाहिए जो आपको टोके, जो आपको रियलाइज करवा सके कि तू वो नहीं है जो तू सोच रहा है, हकीकत का सामना। हाँ, तो वो व्यक्ति जीवन में बहुत आगे जा। मेरे जीवन में ऐसे 2-3 लोग हैं। रघुनाथ है एक, तो
एक भगवान साई जी, ये दो लोग जब भी मैं कहीं भी गलत डायरेक्शन में जाता हूँ या मेरे कोई विचारों में चेंजेस आता है या फिर मुझे कभी अहम की भावना आती है, एरोगेंसी कई बार आती है ना, तो मुझे हकीकत याद दिलाते और मैं वापस ट्रैक पे आ जाता हूँ। नहीं भाई, धरातल पे रहे, वही सबसे बेस्ट है। फिर उसके बाद से धीरे धीरे वर्दी का मेरे को बहुत जुनून था, लेकिन जब मैं बीमार हो गया तो उसके बाद से वर्दी का मैंने ड्रीम खत्म कर दिया। वर्दी का ड्रीम खत्म करने के बाद में मेरा था कि भाई मैं एडमिनिस्ट्रेशन में जाऊं, प्रशासन में, क्या पता मुझे वहां आईपीएस आरपीएस की वर्दी मिल जाए। लेकिन वो बीमारी के साथ कुछ सिचुएशंस ऐसी बनी कि हाँ, दिल्ली गया था मैं 7 महीने दिल्ली भी रहा, लेकिन कोचिंग से ज्यादा मैं अस्पताल में रहा वहां पे। वहां दिल्ली में एक बार सर ने कहा था, विकास देवी कीर्ति सर ने, मैं उनकी क्लास में बैठा था, कि लोग यहाँ दिल्ली आते हैं, अपने स्वास्थ्य को रख लेते हैं साइड में और फिर मेहनत करते हैं, स्वास्थ्य खराब हो जाता है, फिर ताउम्र स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं और जिंदगी जी नहीं पाते। वो सेम किस्सा कुछ मेरे साथ ही हुआ था। इतने डूब चुके थे पढ़ाई में, कलेक्टर बनना है, जुनून था बहुत जबरदस्त, उम्र भी ऐसी थी वो। परिणाम क्या निकला, बीमार हो गए, तो कोचिंग से ज्यादा समय हॉस्पिटल में बीता था। फिर जब बीमार हुआ ना, तो मुझे हरियाणा के एक डॉक्टर थे एम्स के अंदर, उन्होंने बड़ी सही सलाह दी थी, काफी बुजुर्ग थे। उन्होंने कहा, बेटा बीमारी के साथ आप नौकरी तो कर लोगे, लेकिन पद के साथ आप जस्टिस नहीं कर पाओगे। प्रशासन का जो पद है ना, ये 24/7 का होता है, जब आपको बहुत बढ़िया से काम करना पड़ता है, आपकी लाइफ शेड्यूल पूरा चेंज हो जाता है। कलेक्टर बाहर से ऐसे दिखते हैं, अंदर से इनकी बहुत हालत खराब होती है, सुबह से शाम ये परिवार को समय नहीं दे पाते। तो आप पराई थाली में घी ज्यादा हाँ, दूसरे की पोस्ट बड़ी अच्छी लगती है और उनका जीवन, उनका परिवार मजे लेता है। प्रशासक का परिवार आनंद लेता है, प्रशासक खुद बहुत सुबह से शाम तक उनकी लाइफ गजब की बिजी होती है, वो सच में खुद को समय कभी नहीं दे पाते। मेरे कई साथी पुलिस में मैं देखता हूँ ना, तो दीपावली को, होली को चौराहे पे खड़े होते हैं, घर आके अपने घर वालों के साथ उन्होंने कब लास्ट में मिठाई खाई होगी, मुझे नहीं लगता कभी उन्होंने परों पे कभी घर रहे होंगे। तो डॉक्टर साहब ने कहा था कि बेटा इस बीमारी को आप इसके साथ जस्टिस नहीं कर पाओगे, तो मैंने वो फील्ड भी छोड़ दिया। टीचिंग मेरा कभी फील्ड नहीं रहा, ना कोई मेरा ऐसा शौक था कि भाई मैं अच्छा, ये मजबूरी से आया। मजबूरी से इसलिए है कि 2 बड़े फील्ड बंद हो गए, बीएड कर रखी थी, तो सोचा कि अब तीसरा ऑप्शन कुछ रहा है नहीं, तो टीचिंग में आ जाते हैं। कुछ पारिवारिक सिचुएशन ऐसी बनी थी, तो इकोनॉमिक क्राइसिस टाइप था कुछ, और घर में इनकम के इतने सोर्स भी नहीं थे, बड़ा परिवार है, तो छोटे भाई को भी पढ़ाना था और सारी चीजें, जिम्मेदारियों का निर्वहन करना था। तो कुछ मैंने कहा चीजें ठीक हो जाएगी, खुद पढ़ाई से जुड़ा रहूंगा, तो फिर कोचिंग इंडस्ट्री से भी जुड़ गया, तो मार्गदर्शन देना शुरू किया, फिर अच्छा लगने लगा। शुरू तो मजबूरी से किया था, लेकिन फिर आनंद आने लग गया। और अब इतना अच्छे से सेट हूं ना, अभी मेरे को कोई कहे कि भाई आपको प्रशासन में भेज दिया जाए, मैं नहीं दूंगा, हालांकि कोई नहीं भेजेगा, लेकिन मैं बहुत खुश हूं अभी इस फील्ड में। मुझे लगता है कि ईश्वरीय व्यवस्थाओं में मैं इसलिए विश्वास करता हूँ कि आपको भगवान वहीं पे भेजता है जिसके लिए आप फिट बैठते हो, जिसके लिए आप हाँ, अभी मैं शिक्षक के तौर पे बहुत सही काम कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि मैं जितना कर सकता हूँ ना उतना टाइम दे रहा हूँ। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन मैं 10-15 बच्चों से मौखिक रूप से फेस टू फेस नहीं मिलता। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन मैंने 40-50 बच्चों से बात नहीं की हो। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन मैं 5 या 2-4 क्लासेस नहीं लेता हूँ, कॉलेज से लेके हर जगह पे। हर दिन मोटिवेशन, बच्चों को मार्गदर्शन, गाइडेंस करता रहता हूँ, बच्चों को गलत आदतों से भी बाहर निकालता हूँ, बच्चों को एक नैतिक शिक्षा जो होती है ना, उस पे भी मैं काम करता हूँ। सोशल लाइफ में कैसे रहना, हाँ, सोशल लाइफ में कैसे रहना है, अपने एथिक्स पे कैसे रहना है, अनैतिक कार्य कभी नहीं करने हैं, परिवार के साथ जुड़े रहना है, मतलब विभिन्न प्रकार की एटसेट्रा बहुत सारी बातें जो है उनके साथ शेयर करता हूँ खुद के एक्सपीरियंस के साथ में। तो बच्चों को वो टच भी करती है। क्या बातें 2 टाइप की होती है, एक आदर्शवादी होती है जिसमें बहुत आइडियल होते हैं, वो बच्चों को बातें ज्यादा समझ में नहीं आती। एक रियलिस्टिक अप्रोच होती है, बिल्कुल यथार्थ होती है, जो आप धरातल पे है, हाँ, जो आप महसूस करते हो ना। और वो कहते हैं ना, मंजिल इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती, मंजिल तक जाने का जो सफर है ना, उसके अनुभव महत्वपूर्ण होते हैं। तो उन अनुभवों को हम बच्चों के साथ साझा करते हैं, तो बच्चों को बहुत सीखने को मिलता है। अब मुझे बड़ा सुकून मिलता है, अब मैं बहुत सही हूँ, अब अच्छा चल रहा है। हाँ, तो इस तरह से ये बड़ी दिलचस्प यात्रा रही, बड़ी ऐसे। हाँ, भगवान की मेहरबानी से
घर में इतनी आर्थिक इससे खराब कभी नहीं रही। ठीक है, थोड़ी आय कम थी तो हमने हमारी ज़रूरतें कम कर ली, और ज़रूरतें जिस व्यक्ति की कम होती है उसके ज़मीर हमेशा जिंदा होते हैं। ज़रूरतें आपकी कम है तो हम रेलवे स्टेशन उस प्लेटफॉर्म पे भी सो सकते हैं, हम ट्रेन के अंदर स्लीपर क्लास नहीं मिली कोई बात नहीं, लोकल के अंदर लगेज रखने वाली उस पट्टी पे भी सो सकते हैं। हम ट्रेन की लोकल डिब्बे की सीट के नीचे अखबार बिछा के भी कई बार सो के यात्रा करके आए। जरूरत नहीं, जरूरतें बड़ी सीमित रखी है। हम एक लोवर और सामान्य टी शर्ट से अच्छा एग्जाम देके वापस घर आए, 500 रुपए के साथ निकले, 2-3 शहर घूम के सारी परीक्षा देके घर आए, 200 रुपए वापस बचा के भी लेके आए, कोई दिक्कत नहीं आती। और हॉस्टल में रहे हुए हैं तो हमें समायोजन करना आता है, हमें किस जगह कैसे रहना है। तो आज भी है ना, कभी भी दिक्कत नहीं आती कि कैसे भी। मेरे कई साथी हैं जो नहीं पढ़े, बाद में पढ़ाई छोड़ दी, मैं उनके साथ भी बैठता हूं तो उनको कभी ये नहीं लगता कि ये पढ़ा लिखा है, प्रोफेसर बन गया है, बस हजारों बच्चों को गाइड करता है, उनको कभी मैं ऐसा महसूस नहीं करवाता। हम कई सारे मेरे साथी जो लिकर यूज करते हैं, शराब भी पीते हैं, कई सारे विभिन्न प्रकार की वृत्तियों से ग्रसित हैं, कई सारे अनपढ़ रह गए, कई सारी चीजें होगी, लेकिन हम साथ में बैठते हैं सब एक जैसे हो जाते हैं। हमने कभी भी ऐसा भेदभाव ना किया, ना कभी सामने वाले को ये मैं महसूस करवाता हूँ, करवाना भी नहीं चाहिए। हर व्यक्ति की अपनी सिचुएशन है, हर व्यक्ति का अपना भाग्य। आप हो सकता है कोई बच्चा 1 नंबर से फेल हो गया तो जरूर थोड़ी ना वो आपसे कमतर है, ठीक है। 1 नंबर उसका लक ठीक नहीं था उस दिन, उसका दिन नहीं था, उसने 1% गलती कर दी, वो पीछे रह गया, इसका मतलब वो नहीं आपसे कमजोर है, वो आपके बराबरी का है। बस ठीक है कि आपका नसीब था कि आप अंदर आ गए, उसका नहीं था कि वो बाहर हो गया। आप भेदभाव नहीं कर सकते। तो इस तरह से एक बड़ी दिलचस्प जर्नी रही मेरी, कोई इतने बड़े संकट नहीं रहे, ठीक है। अच्छे लोगों का साथ मिलता गया और धीरे धीरे कारवां बढ़ता गया। तो इस तरह से आज आपके सामने। सर, आपको यूसी की बीमारी हुई थी, हाँ, वो क्या थी, उसको थोड़ा एक्सप्लेन। हाँ देखो, मैंने बताया ना कि मैं दिल्ली गया था 6 महीने, और मैंने कहा था कि भाई हॉस्पिटल में ज्यादा रहा, क्लासेस से ज्यादा हॉस्पिटल। तो मेरे क्या हुआ था कि लगभग, मैं बताऊं आपको एग्जैक्टली डेट तो याद नहीं है, जुलाई 2009 के आसपास कुछ सिम्टम्स नजर आए। ये मैं सिम्टम्स हर इंटरव्यू में बताता हूँ, क्योंकि अगर इसको इनिशियल फेज पे कंट्रोल किया जाए ना तो ये ठीक हो जाती है, और अगर ये बीमारी हो गई ना एक बार, फिर इसका कोई इलाज नहीं, ये क्योरेबल ही नहीं। मेडिकल साइंस पूरी फेल है इसके सामने, तो पहले कंट्रोल किया जा सकता। तो मैं बताता रहता हूँ सिम्टम्स, ताकि कोई बच्चे को, अच्छा खास बात इसकी सबसे बुरी बात ये है कि 18 से 25 वर्ष की अवस्था में होती है। अब इस एज में बच्चा ग्रो कर रहा होता है, इस एज में बच्चा प्रोग्रेस कर रहा होता है, इस एज में उसको करियर बनाने की वो होती है, जोश होता है। हाँ, जोश होता है। और उस समय अगर वो बीमार हो जाए तो उसके तो सपने पूरे मर जाते हैं। तो ये एक तो गलत समय होती है, और दूसरा इसके सिम्टम्स बड़े बेकार से रहते हैं। तो हुआ दरअसल यूं था कि मैं एसी की फिजिकल की तैयारी कर रहा था, असिस्टेंट कमांडेंट की, और उस समय थोड़ा सा वैसे सामान्य सा है ना, पेट दर्द टाइप होता था, फ्रेश अच्छे से फ्रेश नहीं हो पाता था। सुबह सुबह कहते हैं ना, जो आदमी जिसका पेट साफ हो जाता है, जिसको अच्छी नींद आती, वो सबसे दुनिया का सुखी व्यक्ति है। अब नींद तो ठीक आती थी, लेकिन पेट सुबह साफ नहीं होता था, ऐसे लगता था कि यार अभी भी कुछ जाना चाहिए। ऐसे सुबह 2-3 बार चले जाते थे, फिर दिन में और कभी नींद रहती थी। ऐसे करते करते दिन में 5-6 बार ऐसे टॉयलेट जाना, ये एक सामान्य सा हो गया। मैंने कहा हो क्या रहा है। दिल्ली गया तो क्या, दरअसल ये बढ़ गया। तो 2-1 महीने तक तो हम हॉस्पिटल में घूमते रहे, बीमारी डायग्नोस नहीं हुई। जब तक बीमारी डायग्नोस नहीं होती तब तक उसका ट्रीटमेंट भी नहीं होता। अल्टीमेटली हम जीबी पंत हॉस्पिटल गए, वहां पे एक अच्छे डॉक्टर मिले, उन्होंने मुझे सारी चीजें सिम्टम्स पूछे। तो मैंने कहा भाई सर 8-10 बार मैं टॉयलेट जाता हूँ और ये चीजें हो रही है, पैर दर्द होते हैं, कमर दर्द होती है, पेट में गैस्ट्रिक होती रहती है, बसती रहती है, पेट दर्द भी होता है एक साइड में। तो उसने कहा बेटा तेरी यूसी की बीमारी। मैंने कहा सर ये क्या होती है, जैसे अभी आपने पूछा। उसने कहा अल्सरेटिव कोलाइटिस है। मैंने कहा ये क्या होता है। तो कोलाइटिस जो भाग है हमारा, वहां छाले हो जाते हैं। मैंने कहा सर कारण क्या है। उसने कहा बेटा 3 कारण होते हैं। पहला कारण है जेनेटिक्स, तो मैंने कहा मेरे परिवार में किसी को नहीं है। दूसरा कारण होता है मांस मदिरा, तो मेरी तो 7 पीढ़ी में किसी ने नहीं किया मांस मदिरा, तो बिल्कुल हम सात्विक लोग हैं। तीसरा कारण होता है कि ये ऑटो इम्यून डिजीज है, आपकी इम्यूनिटी आपकी सेल्स को खाती है और वो बड़ी आंत में छाले कर देती है। और इसका सीधा सा कारण होता है आपके मेंटल से जुड़ा हुआ।
आपकी मेंटल हेल्थ सही है, स्ट्रेस डिप्रेशन वगैरह कुछ भी नहीं है, तो बहुत कम संभावना है कि बीमारी होती है। तो बेरोजगारी के फेज में क्या थोड़ा सा टेंशन वगैरह रहती है, जनरली बच्चे को पता भी नहीं चलती और वो होती है, वो रहती है। उसके कारण ये बीमारी होती है, ऑटो इम्यून डिजीज है, और इसका बेटा कोई इलाज नहीं मेडिकल साइंस में। और ये कहने के बाद तो मेरी हालत बड़ी खराब होगी। सिम्टम्स बिगड़ते गए। देखो आप, सिम्टम्स की कंडीशन ये हुई कि मैं 15 से 20 बार टॉयलेट जाता था, और टॉयलेट में फुल ऑन प्योर ब्लीडिंग होती थी, खून आता था। ब्लीडिंग के साथ में रहता था आपके रस्सी, मुकस से कहते हैं मेडिकल भाषा में, और पीछे पूरी स्वेलिंग रहती है, जो आदमी बैठ भी नहीं पाता। ये डेली का शेड्यूल, रूटीन, सुबह से शाम तक। रात को नींद में उठ के भी मुझे 5 से 6 बार टॉयलेट जाना पड़ता बहुत था। हालत खराब। बहुत जबरदस्त। और मैं बताऊं आपको, रात को एक साइड सोना पड़ता है। आप दूसरी साइड सोओगे ना तो पेट में गैस बन के आपको फिर टॉयलेट जाना पड़ेगा। अच्छा, गैस बन गई तो आप गैस को आप बाहर नहीं कर सकते, क्योंकि वो लिक्विड बाहर आ जाएगा साथ में, तो आपको डायपर भी पहनना पड़ सकता है। आप लंबी यात्रा तो कर नहीं सकते, क्योंकि आपको हर आधे घंटे 1 घंटे में टॉयलेट यूज करना होता है, और वो यात्रा में तो कहाँ मिलता है। बस की तो यात्रा बिल्कुल नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है। आपकी लाइफ आपके रूम तक सीमित हो जाती है। अच्छा, ये बात आप किसी को बता भी नहीं पाते, क्योंकि हमारे समाज में ये होता है कि इस प्रकार की बीमारी कहते हुए लोगों को शर्म आती है। हालांकि मुझे कोई शर्म नहीं है, क्योंकि मैं ये सारी चीजें शेयर करना चाहता हूं, ताकि किसी बच्चे को हो तो वो ठीक हो जाए। मैंने आयुर्वेद किया, योगा का काम किया, नेचुरलोपैथी का किया, मैंने सारे प्रकार के उपाय कर लिए, लेकिन स्थिति ना दिन ब दिन बिगड़ती गई। फाइनली मैं 56 किलो के भार के साथ दिल्ली गया था। मुझे अच्छे से याद है, अच्छे से इसलिए याद है कि मैं एसी का फिजिकल का देने गया था, तो उस फिजिकल स्टैंडर्ड में लिखा था 58 किलो, और लगभग वापस आया तो 43-44 किलो भार रहा मेरा दिल्ली से। 6 महीने के अंदर की बात है। और हेमोग्लोबिन आया 8 पे, पूरा शरीर व्हाइट था, और 50 मीटर चलता था तो ऐसे मुंह में ऐसे झाग आ जाते थे और चल नहीं पाता था। यहाँ आया, भैया ने देखा ये क्या हो गया, मैंने कहा भाई तबीयत ठीक नहीं है। मैंने घर पे नहीं बताया इतना, क्योंकि उसमें इतना फोन सिस्टम भी नहीं था, और घर में इतने पैसे वाला मैटर भी नहीं था कि बढ़िया से बढ़िया हॉस्पिटल में दिखाया जाए। तो भैया मुझे अहमदाबाद ले गए, रासम हॉस्पिटल में ले गए। वहां उन्होंने ट्रीटमेंट दिया, 15 दिन तक ट्रीटमेंट लिया, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे बाद में पता चला कि इस बीमारी में अगर फ्लेयर हो जाता है ना, सिम्टम्स आ जाते हैं, तो 3 से 4 महीने में कंट्रोल होते हैं। मैं तो बुखार के हिसाब से सोच रहा था कि भाई टैबलेट लेते 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा, और इसके सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो आपके 2 महीने सही नहीं होते हैं, कम से कम 2 महीने। तो वहां 15-20 दिन हुआ, डॉक्टर ने कैलोनोस्कोपी वगैरह सारी टेस्ट करी, उन्होंने कहा ये बीमारी बड़ी वो है, उन्होंने बेड रेस्ट दे दिया। अब मैं आपको बताऊं, 2018 तक यही स्थिति रही। 8 साल तक इसी तरह मैं भुगतता रहा। मैंने सारे आयुर्वेद के ट्रीटमेंट्स लिए, मैं मुंबई से हेम्योपैथी का भी ट्रीटमेंट लिया। ऐसा नहीं कि मैं अनुशासित व्यक्ति नहीं हूँ, मैंने गजब अनुशासित हूँ और बहुत गजब परहेज रखता हूँ। 8 साल जेला? हाँ, गजब तरीके से झेला। मैं 8 साल किसी शादी समारोह, कहीं पे फंक्शन में भी नहीं जाता था कि इंटरव्यू में बैठ जाऊंगा और वहां अगर मेरे को दिक्कत हो गई तो क्या करूंगा। और सबसे बड़ी बात देखिए कि ये मेंटल में और बैठती है बीमारी। फिर आपको फ्रेश नहीं भी होना ना, तो भी आपको लगेगा मुझे टॉयलेट जाना है, और अगर माइंड में टॉयलेट का आ गया तो आपको जाना ही पड़ेगा। और हर जगह, अच्छा अभी तो क्या है कि बाथरूम बहुत बन गए 2014 के बाद, उससे पहले बाथरूम फैसिलिटी हर जगह थी नहीं। आप लोटा लेके जाओगे, आप हमारे गांव में, हमें पता है कि 2015-16 के बाद टॉयलेट बने, उससे पहले तो हमें गांव में लोटा लेके जाना पड़ता था, ओपन डिफेक्शन था पूरा। वहां जाएगा कैसे व्यक्ति? उसकी कैप्चरिंग एस्केपिंग पावर जो है अल्सर वाले की, मुश्किल से 1.5 मिनट होती है। 1.5 मिनट के अंदर उसको जाना लेटरिन, नहीं तो फिर वो कपड़े खराब करेगा। तो मैं तो 7-8 साल तक बिल्कुल सोशल था ही नहीं, और क्लासेस आता इसीलिए था, पढ़ाता इसलिए था कि इससे मेरा ध्यान डाइवर्ट रहता था कि मैं बीमार नहीं हूँ। पढ़ाते हैं तो थोड़ा भूल जाते हैं, और अकेला बैठता था तो वापस माइंड में रहती थी। एलोपैथी को खूब लिया किया। फिर लास्ट में 2020 के अंदर अक्टूबर में मैं अहमदाबाद चौथी बार गया। डॉक्टर ने मुझे सीधा एडमिट किया और स्टेरॉइड पे रखा। स्टेरॉइड होते हैं जो खतरनाक मेडिकल साइंस होती है, जिसमें पूरा पीठ पीछे छिल जाती है, बड़े बड़े छाड़े हो जाते हैं, आई साइड चली जाती है, बाल वाइट हो जाते हैं, मेमोरी लॉस हो जाती है। 75 ग्राम स्टेरॉइड डेली लेते थे। ये अभी की बात है, ये नवंबर 21 की बात है, हाँ सॉरी 20 की बात है। और फिर मेरे को ना 3.5 महीने तक भोजन नहीं करने दिया इन्होंने, सिर्फ लिक्विड पे, जूस को या फिर खिचड़ी का पानी पी लो, या ज्यादा भूख लगी तो खिचड़ी खा लो आप, रोटी सब्जी नहीं।
ऐसे मैं 2-2.5 महीने तक मुझे उस समय रखा, तो ठीक है, ये सब चीजें करी और फिर धीरे 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 अब ठीक हूँ। मतलब अब पिछले 2 साल से कोई सिम्टम्स नहीं है, बीमारी को मैंने गजब कंट्रोल कर लिया है। टैबलेट लेता हूँ अभी भी, लेकिन अब एक सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन जी रहा हूँ। तो बड़ी हमने ये मान लिया, मस्तिष्क में एक्सेप्ट कर लिया। स्टार्टिंग में एक्सेप्ट करने में व्यक्ति टाइम लगता है। हाँ, मैं 800 मीटर, 100 मीटर, वॉलीबॉल, क्रिकेट 5 गेम्स का खिलाड़ी रहा हूँ। तो एक फिजिकली फिट व्यक्ति अगर बीमार होता है ना, वो कभी शरीर उसका स्वीकार नहीं कर पाता कि मैं बीमार हूँ। तो जैसे ही मानसिक रूप से एक्सेप्टेंस आ गई कि नहीं मैं बीमार हूँ, तो अब मुझे दिक्कत नहीं होती। स्टार्टिंग की 3-4 साल तक मैं बहुत स्ट्रेस के फेज में गुजरा था। कई बार ऐसे सुसाइड के थॉट आते थे कि मर जाऊं, फिर सोचता हूँ कि क्यों मरूं, जो है वो है और इसके साथ ही जी लेंगे, इसके अनुसार अपने आप को ढाल देंगे। ढाल दिया, अब दिक्कत नहीं। अब यह है कि क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे रहना है, ट्रीटमेंट करना, किस तरह से टैबलेट लेनी करनी। अब मैंने अपने, वो व्यक्ति कहते हैं ना कि एक व्यक्ति आधा डॉक्टर तो खुद होता है, वो मैं बन गया हूँ। और उसके बाद देखिए कि ये सारे सिम्टम्स मैंने जब बताया ना सोशल मीडिया पे, इंटरव्यू पे, मैं न जाने कितने स्टूडेंट को इस बीमारी से बचाया कि बच्चा बता देता है सर मेरे ये सिम्टम्स आ रहे हैं, तो मैं उसको हाथों हाथ उसको सही जगह भेज देता हूँ, पहले रिपोर्ट्स मांगता हूँ, करता हूँ। तो मैं ये डॉक्टर का काम भी आजकल कर रहा हूँ। तो वैसे इसकी जब पहचान हो जाती है, हाँ, इसको रोकने के कुछ नहीं, कोई उपाय नहीं इसका, कुछ भी नहीं। ये कोई उपाय नहीं। बस ये है कि आप दूध से दूर हो जाओ, डेयरी प्रोडक्ट से दूर हो जाओ, और मिर्ची तेल वगैरह से दूर हो जाओ, और साथ साथ में कुछ खट्टे पदार्थ वगैरह, एसिडिटिक चीजें वो खानी दूर खत्म कर दो। शेड्यूल आपका फिक्स होना चाहिए, कितने बजे सोते हो, कितने बजे उठते हो, खाना कितने बजे खाते हो, इतना फिक्स होना चाहिए। शेड्यूल बिगड़ते आप बीमार हो जाओगे वापस। मैं भी हूँ, अभी मेरा शेड्यूल अगर बिगड़ जाए ना, 3 दिन आप बिगाड़ दो मेरा शेड्यूल, चौथे दिन में वापस बैठ गया। ये फ्लेयर 1 दिन में वापस आता है। मतलब आप तो फिक्स टाइम टेबल के अकॉर्डिंग फिक्स है, मुझे 10 बजे भोजन सुबह करना है तो मैं करके ही निकलता हूँ। वापस दिन में भर कुछ भी ना खाऊं तो चल जाता है, नॉर्मल जूस पी लेता हूँ। शाम को मैं 7 बजे 8 बजे खाता हूँ, तो मुझे खाना ही है, सोना है, सुबह उठना है, ये पूरा रूटीन फिक्स हो गया। तो अब दिक्कत नहीं है। और ये शेड्यूल बिगड़ता है तो समस्या होती है। तब मैं सोचता हूँ डॉक्टर ने मुझे ठीक कहा था कि आप प्रशासन और सेना के काम के नहीं, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी और सैनिक जो है उनका शेड्यूल तो काम फिक्स होता है, वो तो देश सेवा और प्रशासन सेवा में हालत खराब होती है। सिचुएशन ऐसा। हाँ, तो ये स्थितियां हैं। तो इस बीमारी ने मुझे बहुत मजबूत भी किया। इस बीमारी के कई पॉजिटिव पॉइंट भी है। मैं बड़ा एरोगेंट व्यक्ति था, एकदम से घमंडी टाइप, गुस्सा बहुत आता था, किसी की सुनता नहीं था, मैं किसी की परवाह नहीं करने वाला व्यक्ति था। लेकिन जब इस बीमारी जब हुई है ना ये, तो उसके बाद से मैं एक विनम्र व्यक्ति हो गया और घमंड वगैरह सब चीजें खत्म हो गई और मैं बहुत धरातल पे आ गया हूँ। मतलब इस बीमारी ने मेरी जो स्वभावगत परिवर्तन थे ना, इतने जबरदस्त तरीके से किए कि मैं सच में अच्छा इंसान बन गया। शरारती था ना, हॉस्टल में बाहर निकाला था, तो इस बीमारी के बाद मैं बहुत ठीक हो गया हूँ। अब मुझे लगता है कि मैं बहुत सही व्यक्ति हो गया हूँ। अब कोई बच्चा आता है तो मैं उसको बड़ा प्रेम से सुनता हूँ। पहले मेरा रिस्पॉन्स अलग तरीके से निकलते थे, अब मैं बड़ा अच्छे से रिस्पॉन्स करता हूँ। और ये कुछ चीजें तो ये उम्र के साथ भी समझ में आती है, कुछ मुझे बीमारी ने सिखा दी। और तो ये बीमारी का पॉजिटिव पॉइंट था कि मुझे एक स्वभावगत कुछ कमियां थी ना, वो ठीक कर दी इसने। ये है, चल रहा है। मैं तो यही कहूंगा कि कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है ना, तो उसको मानसिक रूप से स्वीकार कर लेना चाहिए कि मैं बीमार हो चुका हूँ, और भगवान ने आपको चुना है तो किसी कारण से ही चुना होगा। कई बार मैं कहता हूँ कि यार ऐसी रेयर बीमारी मुझे ही क्यों, क्योंकि अल्सर ठीक होती है, सारे अल्सर ठीक होते हैं, एक यही नहीं होता। तो मैं सोचता हूँ कि भगवान ने मुझे भी इतना बहुत कुछ दिया है, मुझे यूनिक बनाया है, तो ठीक है, ये भी बीमारी ठीक है, चला लेंगे जब तक चलेगी, ठीक ही करता है। ईश्वरीय व्यवस्था में बड़ा विश्वास है। सर मैंने सुना था कि आपने एक हिस्ट्री से चीटर था, उनको भी एक अच्छा इंसान बना दिया था। वो क्या सीन था, उसका किस्सा सुनाइए था। दरअसल मेरे पास हर प्रकृति के स्टूडेंट आते हैं, है ना। कई बार बहुत इंटेलिजेंट बच्चे भी आते हैं, कई बार बहुत बदमाश प्रकृति के लोग भी आते हैं। एक बार एक ऐसा भी हुआ जिसमें एक स्टूडेंट, एक उसकी मम्मी लेके आई थी, तो मैं फिजिकल की तैयारी कर रहा था, एसी की, मेरी उससे मुलाकात होती है। तो मेरे को उसने सीधा यही पूछा, क्या कर रहा है। मैंने कहा मैं तो फिजिकल की तैयारी कर रहा हूँ।
मेरे को भी करनी है। मैं फिजिकल किसकी? मैंने कहा मैं एसी की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे भी करनी है। अच्छा, मैंने मिलना मेरे से मिला, बात हुई, फिर कहा नहीं यार ये सिलेबस मेरे से बैठेगा नहीं। तभी कोई दूसरी वैकेंसी आई थी, वो उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग था। मैंने कहा यार कैसे करेगा, तेरे ऊपर इतने सारे केस हो रखे हैं, बदमाश प्रकृति का व्यक्ति है। मेरे को लोग कहते भी थे कि यार ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए, इस टाइप से। फिर वो कहते हैं ना कि आप किसी में अगर परिवर्तन देखना चाहते हो ना, तो वो पहले परिवर्तन आपको खुद में करने पड़ते हैं, तभी आप दूसरों में वो परिवर्तन देख सकते हो, या आप उसको तभी कह सकते हो कि जैसे मैं कोई नशा प्रदान नहीं करता तो मैं आपको कह सकता हूँ कि नशा मत करो। आज मैं किसी भी यूट्यूब की दुनिया में ऐसे सीना ठोक के बोलता हूँ ना, तो इसके कारण ये है कि मैं वो चीजें करता हूँ, वास्तविक जीवन में है सारी चीजें, बनावटीपन नहीं हो सकता। तो मैंने वो मेरे साथ रहा 2-1 साल, धीरे धीरे सारे नशे पत्ते छोड़ दिए, मतलब सभी प्रकार की दुष्वृत्तियों से बाहर आ गया, और फिर उसकी जॉब भी लग गई। फिर थोड़ी वेरिफिकेशन में दिक्कत आई, फिर हाई कोर्ट का सहारा लिया, फिर आचरण ठीक था तो वहां से हिस्ट्री शीट क्लियर हुई, सब चीजें हो गई, बढ़िया तरीके से नौकरी कर रहा है। ऐसे कई उदाहरण है मेरे पास, जब आपराधिक प्रवृत्तियों के लोग, लड़के ठीक हो गए, सही हो गए। और आप पे गुस्सा होकर नहीं बोला नहीं बाहर मिलो? नहीं ऐसा नहीं। देखो, एक स्टूडेंट कैसा व्यवहार करेगा ये शिक्षक के व्यवहार पर डिपेंड करता है। मैं पिछले 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, मुझे कभी कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं आया जिसने मेरे से ऊंची नजर से बात भी की हो। बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। देखो, बच्चा 2 चीजों से डरता है, या आपके ज्ञान का रिस्पेक्ट करेगा, या आपके डंडे से डरता है। डंडे वाला डर होता है अस्थायी और छोटी उम्र तक होता है, जब आप उसको डंडे से डरा सकते हो। अगर आप चाहते हो कि हर वर्ग का बच्चा आपसे डर रखे, वो डर नहीं होता, बेसिकली वो रिस्पेक्ट होता है। वो रिस्पेक्ट होता है ज्ञान का। अगर आप किसी व्यक्ति के जीवन में थोड़ा सा भी परिवर्तन लाते हो, थोड़ा सा भी, वो व्यक्ति जीवन भर आपका रिस्पेक्ट करेगा, और वो आपकी हर बात को बड़ी गौर से सुनेगा, और आप जैसा वो कहोगे वैसा वो करेगा। और कई बच्चे ऐसे आते हैं वो माता पिता की भी नहीं मानते, लेकिन टीचर की मानते हैं, क्योंकि शिक्षक ने उनके जीवन परिवर्तन में क्षणिक ही सही बट योगदान दिया है। इस वजह से वो चीजें उसको मानते हैं। तो मैं ये मानता हूं कि बच्चे खराब नहीं होते, हमें टेकल करना सही तरीके से नहीं आता। कोचिंग सेंटर्स में हर जगह हर टाइप के बच्चे आते हैं, कई तो बड़े अफलातून होते हैं और कई अलग टाइप के भी होते हैं, सबको लेके चलते हैं, कभी दिक्कत नहीं आती। कॉलेज में भी कई शरारती बच्चे आते हैं और लास्ट में बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं, सर नमस्कार। क्यों? क्योंकि हम उसको उस लेवल पे ट्रीट करते हैं। तो बच्चे के साथ आप बढ़िया तरीके से बात करोगे ना, उसकी समस्या को समझोगे। अब मैं क्या करता हूँ, कोई बच्चा बहुत बदमाश है, उसको सबसे पहले उसको थोड़ा सा उसके परिवार पे ले जाके रियलाइज करवाता हूँ, तेरे माँ बाप की क्या कंडीशन है, तेरे परिवार की क्या कंडीशन है। थोड़ा सा इमोशनल करता हूँ। इमोशनल करने के बाद फिर डांटता हूँ। डांटने के बाद उसको थोड़ा सपने दिखाता हूँ कि ऐसे कर, और फिर कहता हूँ कि इसको इस तरीके से करेगा तो ये चीजें हो जाएगी, इसके परिणाम क्या निकलेंगे। बच्चा सोचने के लिए मजबूर होता है, घर जाके सोचता है कि मुझे ये करना चाहिए अब, और देखना धीरे धीरे, हाँ धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आते हैं। मैं सीनियर सेकेंडरी में जब स्कूल लेक्चरर था, तो वहां पे 12वीं के 1-2 बच्चे, अब आप सोचो उसमें एक 302 का मुकदमा था उसके ऊपर एक, तो और लास्ट में वो बहुत बढ़िया तरीके से स्कूलिंग करके निकलता है बच्चा। उसके माता पिता ने मेरे को कहा कि ये तो आप ही सुधार सकते, तो पता नहीं कैसे सुधार दिया, ये तो हमारी बात ही नहीं मानता, और बहुत सीधा लड़का है। बाद में समझौते करवा के इन केसेस वापस लेके ना बच्चा पढ़ रहा है, अच्छी तरीके से पढ़ रहा है। तो चीजें हो जाती है, मतलब अगर आप बच्चे में धीरे धीरे चीजें डालते हो तो वो सीख जाता है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं सीखता। किसी भी लेवल के वो बच्चे को आप सुधार सकते हैं। एक अच्छे इतिहासकार का, साइकोलॉजी के एक प्रोफेसर का एक स्टेटमेंट है कि आप मुझे बच्चा दे दो, आप कहोगे मैं उसको वो बना दूंगा। ये एक स्टेटमेंट है, मुझे याद नहीं आ रहा किसका अभी, तो आराम से हो जाता है। व्हाट्स स्मार्ट स्टडी अकॉर्डिंग टू यू? देखो, स्मार्ट स्टडी का सीधा सा तात्पर्य ये होता है, देखो एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ। जब भी कोई सिविल सर्विसेज के एग्जाम होते हैं तो उसमें मोस्टली हिस्सा कला वर्ग का है ना, ह्यूमैनिटीज का पूरा। साइंस का हिस्सा बहुत कम है। एक IITian और डॉक्टर्स लोग 4-5-6 महीने में पढ़ के IAS निकाल लेते हैं, PT निकाल देते हैं, और 1 साल की मेहनत में वो IAS निकाल देते हैं।
जबकि वो उनके सारे क्षेत्र से वो बाहर रहा, उनके अंदर वो मैथमेटिक्स साइंस वगैरह कुछ नहीं है, वो सारा आर्ट्स का है। आर्ट्स का बच्चा जिसका वो पूरा क्षेत्र है, उसके बावजूद कई बार 4 साल पास नहीं हो पाता। फर्क इतना है कि एक नीट IITians जो होते हैं ना, वो सारे स्मार्ट सिटी पे बल देते हैं। अब बात ये कि है क्या, इसका मतलब पता क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आप लिमिटेड मटेरियल रखो, आप उन बिंदुओं पे ज्यादा फोकस करें जो जनरली एग्जामिनर्स की नजर में रहता है, आप उन बिंदुओं पे कम फोकस करें जहां पे परीक्षक जनरली रहता नहीं है। और अब जिन बिंदुओं पे परीक्षक रहता है वो पता कैसे चलेगा? वो चलता है प्रीवियस पेपर से, जो पुराने पेपर्स हुए 10-15 साल के, उनका एनालिसिस कीजिए। एनालिसिस करने के बाद में टॉपिक की लिस्ट बनाते हैं कि ये टॉपिक है जो परीक्षक की नजर में रहते हैं, उनको ढंग से तैयार कर लीजिए, बाकी सामान्य तैयार कीजिए। फिर उसके ऊपर डिस्कशन कीजिए, मनन कीजिए, उनका प्रैक्टिस कीजिए, ये स्मार्ट स्टडी होती है। बाकी क्या, बच्चे उलझ जाते हैं। बच्चे क्या करते हैं कि एक ही पार्ट को लेके, जैसे पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो वो 2-4 किताबें लेके आ जाते हैं, फिर उसको थ्रू आउट फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक पढ़ते हैं और सभी को समान इंपॉर्टेंस देते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? आप पढ़ रहे हो, जैसे राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं तो आपको पता है कि राष्ट्रपति में उसकी चुनाव प्रक्रिया क्या है, ये पूछती है यूपीएससी, उसको तैयार कर लिया। या राष्ट्रपति की वीटो पावर कौन सी है, उसको बढ़िया तैयार कर लिया। आपातकालीन शक्तियां कौन सी, उसको ठीक तैयार कर लिया। ऐसे 5-7 प्रश्न हैं जहां यूपीएससी की, आरपीएससी की, किसी भी संस्था की नजर रहती है। आप उनको फोकस करो जबरदस्त तरीके से और बाकी वालों को नॉर्मल देख लो। ये होता है स्मार्ट तरीका, तो कम समय में भी आपको सफलता दिला सकता है। और ये जनरली मैं देखता हूं कि जो टेक्निकल माइंड के लड़के हैं ना, वो बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। और हम जैसे लड़के हैं ना, जैसे हम लोग ह्यूमैनिटी वाले, आर्ट्स वाले, ये जनरली कम करते हैं। हमको लगता है कि हम सारा तैयार कर लें, और सारा कैसे तैयार करोगे जब यूपीएससी की कट ऑफ 50% रहती है? सारा तैयार कभी नहीं हो सकता, ये एक भ्रम है। अगर मैं सोच रहा हूं कि मुझे पूरा इतिहास आता है तो मैं बहुत बड़ी गलतफहमी में हूं। क्यों? क्योंकि पूर्ण कोई है ही नहीं, सब व्यक्ति अधूरे हैं और अपने ज्ञान को पूरे करने का हर व्यक्ति प्रयास करता है और इस क्रम में वो सीखता जाता है। आप पूर्णता का दावा कैसे कर सकते हो? एक सामान्य युद्ध पे कई लोगों ने अपनी पूरी जीवन लगा दिया, पीएचडी कर ली। आप कह रहे हो वो टॉपिक आपको पूरा आता है? पॉसिबल ही नहीं, पूर्णता आती नहीं। ठीक है, हमारा लेवल परीक्षा पास करने जैसा हो चुका है, आप ये दावा कर सकते हो, बट ये नहीं कह सकते कि मुझे पूरा आता है। इसलिए पूर्ण बनने का प्रयास न करना भी स्मार्ट स्टडी। तो 60-70% कट ऑफ रहती है, 80-90% सिलेबस को फंसाया जाए, फिर एग्जाम हॉल की स्ट्रेटजी को फॉलो किया जाए, उस हिसाब से करे तो आराम से चीजें हो जाती है। यही स्मार्ट स्टडी है। मतलब मोटे मोटे तौर पे आपका हो तो आपको ये पता होना चाहिए पढ़ना क्या है और छोड़ना हाँ, क्या है। छोड़ना क्या है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको ये पता चल गया ना कि ये चीजें छोड़ने वाली है, तो बाकी वालों का बढ़िया पढ़ोगे। कितना पढ़ना है, अच्छा गहराई का भी ध्यान रखना पड़ता है। आप बहुत ज्यादा गहराई में जा रहे हो तो 4 टॉपिक भी ठीक नहीं कर पाओगे। आपको सरफेस लेवल तक रहना है कि कहाँ गहरा जाना है, ये चीजें आने, और ये चीजें अभ्यास के साथ ही आती है, अदरवाइज नहीं आ पाएगी। मेरे कहने से आप ये चीजें सीख नहीं पाओगे। आप जितना ज्यादा अपने आप को घिसोगे ना, आपको पता चलता जाएगा कि किस टॉपिक में मुझे कितना जाना है, और फिर मजा आएगा पढ़ने का, फिर लगेगा कि हाँ ठीक काम कर रहा हूँ। बाकी एग्जाम बोर्ड को फॉलो करते रहो, और क्या, उनकी पैटर्न नजर कहाँ को, पे? बस और क्या, इतना ही करना है। बाकी स्मृतियां सबकी बराबरी होती है। अब प्रैक्टिस किसने ज्यादा की है, किसने ज्यादा अपने आप को घिसा है, ग्रिल किया है, वो रिजल्ट नहीं पढ़ते हैं। इतनी सा है उसको, कुछ उसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है स्मार्ट स्टडी में। इसका इतना बनाया हुआ है कि स्मार्ट स्टडी क्या होती है, वही आजकल बहुत हाईलाइट में। हाँ, आजकल मटेरियल मार्केट में बढ़ गए ना, मार्केट में गाइडेंस देने वाले लोग बढ़ गए, मार्केट में हर टॉपिक की सामग्री बढ़ गई, तो अब स्मार्ट स्टडी की ज्यादा आवश्यकता है। पहले लिमिटेड ही सामग्री थी, स्मार्ट ही होती थी स्टडी, अब तो ज्यादा हो गया, तो चयन की दिक्कत अब आ रही है। पहले तो एक ही था, आपके पास विकल्प ही नहीं है दूसरा। सर, स्टडी करने वाले स्टूडेंट मोस्टली क्या गलती करते हैं जिसकी वजह से वो एग्जाम की रेस से बाहर ही हो जाते हैं? हाँ, अब देखो इस प्रश्न का उत्तर भी पिछले प्रश्न के उत्तर में छिपा हुआ है। बच्चा सबसे पहली गलती ये करता है कि सिलेबस ही याद नहीं करता। सिलेबस याद कर लिया तो उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी पुस्तकें लाता है। मैं हमेशा स्टूडेंट को कहता हूँ लिमिटेड सामग्री रखो, आप एक से ज्यादा मत रखो, क्योंकि सभी सामग्री में अल्टीमेटली प्रश्न बराबर ही आते हैं। तो पहली गलती वो ये करता है कि सिलेबस ढंग से याद नहीं करता। दूसरी गलती ये करता है कि वो बुक्स बहुत ज्यादा ले आता है। तीसरी गलती ये करता है कि बुक्स ज्यादा लाने के बाद में कंफ्यूज हो जाता है कि अब पढ़ना क्या है, उसमें छोड़ना क्या है, कौन सी किताब पढ़नी है। अच्छा, फिर बुक्स ज्यादा होती है
तो चीजों को कलेक्ट नहीं कर पाता और फिर उसमें रिवीजन नहीं कर पाता, और रिवीजन नहीं होता है तो प्रैक्टिस भी नहीं हो पाती और अल्टीमेटली फेल होता है। बेहतर ये होता है कि सिलेबस याद कीजिए, दूसरे चरण में आप किसी अच्छे जानकार से पूछ के हर टॉपिक का या हर पार्ट की एक एक सामग्री लीजिए और उसके बाद उसका 100 बार अध्ययन करो, भले करते रहो, बार बार उसका अध्ययन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, आराम से पास हो जाओगे। अब बच्चा क्या करता है, आज की क्या यूट्यूब की दुनिया है, अब बच्चा हर किसी से गाइडेंस लेता है, क्योंकि बेरोजगारी बड़ी संवेदनशील अवस्था होती है। जब व्यक्ति सोचता है कि क्या पता इससे कोई बात सीख लूं या मेरी नौकरी लग जाए, इससे ये किताब लेके आऊं, मेरे लाइब्रेरी में कोई बच्चा अगर कोई दूसरी किताब लेके बैठा तो मेरा मन करता मैं ये लेके आ जाऊं, किसी की कोचिंग के नोट्स पढ़े हैं तो यार ये भी लेके आ जाता हूँ। तो बच्चा ऐसे करते करते बहुत सारी सामग्री कलेक्ट कर लेता है। सबसे बड़ी कमी सच में यही है, उसको अपनी सामग्री पे भरोसा नहीं है। तो सोशल मीडिया, यूट्यूब, इस दुनिया में दरअसल हुआ ये है कि बच्चा कंफ्यूज हो गया है और इसी कंफ्यूजन में वो ना तो ठीक से पढ़ पा रहा है, ना वो निर्णय कर पा रहा है और ना फिर इसका रिजल्ट निकलता है। इस कमी से बच्चों को बचना चाहिए। ऑनलाइन स्टडी बेटर होती है या ऑफलाइन? दोनों के अपने अपने फायदे हैं। जैसे ऑफलाइन का वैसे कोई मुकाबला नहीं है। रीजन ये है कि चॉक एंड टॉक की जो बात होती है ना, उसमें हम बच्चे की भाव अभिव्यक्ति देख के पता कर सकते हैं कि इसको कितना समझ में आया, हम वापस समझा सकते हैं, बच्चा अपना कन्फ्यूजन क्लियर कर सकता है, बच्चे की नियमितता बन जाती है। लेकिन ऑनलाइन के भी कई फायदे हैं। जैसे गृहिणियां जितनी भी महिलाओं की स्थिति ऐसी है कि हम जनरली उसको सिटी में पढ़ने के लिए नहीं भेजते, तो वो लोग घर पे बैठे बेस्ट टीचर से पढ़ सकते हैं। सर्विस पर्सन जितने भी है, सेवाओं में है लोग, वो कोचिंग नहीं, ऑफलाइन नहीं कर सकते, वर्किंग लोग हैं, वो अपने मोबाइल में ही सारी चीजें देख सकते हैं। तीसरा फायदा ये होता है कि आप बेस्ट शिक्षक से पढ़ सकते हो, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं, भौतिक दूरियां, सीमाएं खत्म हो गई। और चौथी बात ये होती, कई बार हम किसी सामाजिक कार्य या किसी इंपॉर्टेंट कार्य में चले जाते हैं तो ऑफलाइन छूट जाती है, दिक्कत हो जाती है। ऑनलाइन में ये भी समस्या नहीं है, आपके पास है, आप एक वीडियो को 4 बार सुन के भी चीजों को समझ सकते हो। दोनों के फायदे हैं। ऑनलाइन में थोड़ा नुकसान ये है कि कई शारीरिक समस्याएं आ जाती है, मोबाइल वीडियो ज्यादा देख के आंखें दर्द हो जाती है, चिड़चिड़ापन सा आ जाता है। हाँ, ये हो सकता है। कई बार शिक्षक भी पूर्ण नहीं पढ़ाते, आधा अधूरा पढ़ा देते हैं, इससे भी दिक्कतें आती है। तो ठीक है, दोनों के प्रोस कॉन्स बने हुए। तो मुझे ये लगता है कि स्टूडेंट को एक समझदारी से निर्णय लेना चाहिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के बीच का, कि कुछ टॉपिक किसी अच्छे शिक्षक से ऑनलाइन पढ़ लिया जाए, ऑफलाइन की सिचुएशन बनती है तो ऑफलाइन पढ़ लिया जाए। ऑनलाइन में अलग ही कंटेंट ज्यादा दिया जाता है शिक्षक के द्वारा, उसके ऊपर रोक टोक नहीं होती, बातें नहीं होती। वैसे ऑफलाइन में हम लोग गप्पे लगाते हैं, 15 मिनट 20 मिनट बात कर लेते हैं, वो नहीं होती। ऑनलाइन में चीजें क्या होती है कि फिर आपको टू द पॉइंट बात करनी पड़ती है, वन वे कम्युनिकेशन होता है ना। तो कैमरे के सामने खड़ा होना भी कोई आसान काम नहीं होता। मेरा एक्सपीरियंस है, लगभग 1000 घंटे मैंने कैमरे के सामने खड़ा हुआ, इतना ही मैं ऑफलाइन पढ़ा, इससे ज्यादा ही पढ़ाया होगा ऑफलाइन, क्योंकि मैं 10 साल से ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ। तो ऑफलाइन में मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, बच्चे भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं, वो मेरा परिवार हो जाता है। वो ऑनलाइन में वो चीज में मुझे कमी फील होती है, फीलिंग नहीं आती। बच्चे दूर दूर बैठे हैं ना, तो उसमें वो नहीं आता। नहीं तो 2 4 5 7 महीने बैच चलता है, बच्चे रेगुलर साथ में होते, तब लगता है कि यार ये जैसे छोटे भाई जैसे हैं। वो फीलिंग नहीं आ पाती, एक शिष्य और गुरु वाली फीलिंग नहीं आ पाती। फिर प्रोफेशनल मतलब बिजनेस टाइप लगता है। ठीक है, अपना काम किया और ठीक है, पढ़ा के छोड़ दिया, आगे वाला समझे समझे नहीं समझे ये आता है। ये तब लगता है कि यार ये तो शिक्षक गुरुत्व के गुणों के विरुद्ध है, लेकिन आप समय के साथ आपको बदलना ही पड़ेगा, नहीं तो आप खत्म हो जाओगे। तो मजबूरी भी होती है कई बार। तो दोनों ठीक है, फायदे हैं, कई नुकसान भी है। सर अक्सर ये प्रॉब्लम रहती है वैकेंसी डिले की, पेपर आउट, कई बार पेपर रद्द हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल। तो उस टाइम स्टूडेंट क्या करें? देखो, ये बड़ी चुनौती है आज की, कि गरीब परिवारों से, ग्रामीण क्षेत्र से अपने गहने बेच के, जमीन बेच के, माँ बाप अपने खुशियों को सैक्रिफाइस करके संसाधन बड़ी मुश्किल से जुटाते हैं, अपना अनाज बेच के, अपने पशु बेच के, और संसाधन जुटा के बच्चों को बाहर भेजते हैं। जयपुर, जोधपुर, बाड़मेर सिटी में आते हैं बच्चे, और हर महीने ना करते 40-50 4-5 हजार रुपये खर्चा आ जाता है, साल का 40-50 हजार रुपये आराम से खर्चा आता है। इतनी तैयारी करने के बाद फिर जब ये खबर सुनते हैं कि पेपर आउट हो गया है या पेपर रद्द करना पड़ेगा, एग्जाम डिले वाला तो फिर भी चलो ठीक है, कभी न कभी तो होगा ही होगा। लेकिन जब ये अनफेयर मीन्स होते हैं ना, ये अनैतिक कार्य, इससे सच में बच्चा मेंटली बहुत टॉर्चर होता है। इनकी पीड़ा को मैं समझ सकता हूँ। और
इससे उबरना भी बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि अभी इतना बढ़िया पेपर जाए और बाद में रद्द हो, जब नौकरी आपके एक कदम दूर थी और आपको बाहर कर दिया जाता है, आप योग्य थे फिर आप बाहर हो गए, तो सच में दुख होता है। लेकिन मैं स्टूडेंट्स को जब सांत्वना देता हूँ, उनसे बात करता हूँ, बच्चे बहुत दुखी होकर मैसेज करते हैं कई बार कि सर ऐसे हमारी क्या गलती है वो। अब बच्चे बेचारे कहाँ बात पहुंच रहे, सीएम तक उनकी पहुंच तो है नहीं, आरपीएससी यूपीएससी सॉरी ये आरएमएसपी इनकी तक इनकी पहुंच नहीं है। ज्यादा से ज्यादा बच्चा अपना दर्द शिक्षक को बताता है, क्योंकि माता पिता इतने समझते नहीं है। हमारे पास दर्द आता तब हम कई बार यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, हम ये कहते हैं कि आप सिर्फ अपने कर्म पे बल दीजिए। मैं बच्चों को हर बार कहता हूँ कि माँ सरस्वती अपना ऋण चुकाएगी, आप मेहनत करते जाइए, आप इससे बेहतर पाओगे। और मैं ये मानता हूं कि बच्चा बस अपनी मेहनत करता जाएगा तो ठीक है, इन गतिविधियों से 1-2 साल लेट जरूर होगा, लेकिन वो मंजिल पे होगा जरूर। आप उसको लंबे समय तक रोक नहीं सकते। ये कितने भी अनैतिक कार्य है ना, देखो सत्य है वो लास्ट में तो वो उसको जीतना ही है। वो मेहनत परिणाम देगी, और आप जिस लेवल की मेहनत करोगे ना, आप उस स्थान पे होंगे। ये बात मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से एक अभिलेख के रूप में लिख के दे सकता हूं कि आपने मेहनत करके आपने अपने आप को जिस काबिल बनाया है ना, आप एक ना एक दिन वहां पे होंगे। बस आप अपनी यात्रा को बीच में रोकना मत, चलते रहना जरूरी है। अगर यात्रा रोक ली तो फिर आप काबिल ही नहीं है। तो मैं तो ये कहता हूं कि एक और प्रयास सही, लेकिन करना जरूरी है और चलते रहना बहुत जरूरी है। जो चलता रहेगा ना वो रहेगा नहीं। हमारे साथ जितने भी हमारे साथी पढ़ते थे कॉलेज में, मैं याद कर पा रहा हूं, एक भी साथी ऐसा नहीं जो सफल नहीं है, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो। सारे अपने अपने स्थान पे उच्चतम स्थान पे। कई यूपीएससी में पास कर गए, आईएएस बन गए, कई आरएएस आरपीएस बन गए, कई हम प्रोफेसर्स बन गए, कई लेक्चर बन गए, कई अच्छे बिजनेस में चले गए, कई अच्छे खासे अच्छे इंस्टीट्यूट के मालिक बन गए। सब सेट है, लेकिन जर्नी है ना सभी ने करी, बीच में रुका कोई नहीं, और कोई रुक गया उनको हम जानते भी नहीं, क्योंकि रुकने वालों को तो कौन जानता है। बैठ गया वो मर गया। इस कंपटीशन की दुनिया में तो रुकना तो हानिकारक है, बस दौड़ते ही जाना, चलते जाना। बच्चों को ये चीजों पे थोड़ा सा उबर के फिर आगे सोचना चाहिए कि अपनी जर्नी जरूरी है। इस पे कोई एक लाइन हो तो सुना दो। मोटिवेशनल गुरु वैसे लाइन वगैरह जब उस पे कोई फंक्शन वगैरह में जाता तो मैं याद करके जाता हूँ, तो ऐसी दिक्कत नहीं आती है। रामधारी सिंह दिनकर की वो पंक्तियां मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि नींद कहाँ उनकी आंखों में जो धुन के मत वाले हैं, गति की तृष्णा और बढ़ती जब पड़ते पग में छाले हैं। गति की तृष्णा और बढ़ती जब पड़ते पग में छाले हैं। जागरूक की जय निश्चित है, हार चुके सोने वाले हैं। तो जागरूक है वो तो जीतेगा ही। और अनल किरट भान लिए हो आशिक होने वाले हैं। अंतिम लाइन थोड़ी सी मैं बोल रहा हूं, तो ये पंक्तियां मुझे बड़ी मोटिवेट करती है कि जागरूक की जय निश्चित है और हार चुके सोने वाले। वो इसी बात को दर्शा रहा है कि गति जरूरी है, जागरूक रहना बहुत जरूरी है। और पद में छाले पड़ते हैं तो आदमी की गति बढ़ जाती है। वो विद्यालय में होता था ना कि 8वीं तक हमें जूते इसलिए नहीं दिए जाते थे कि घुमा के आएगा, तो हम भागते तेज दौड़ना पड़ता था कि पैर जल न जाए। तो गति की तृष्णा और बढ़ती जब पड़ते पग में छाले हैं। तो अपनी परिस्थितियों को अपनी मजबूती बना के चलते रहेंगे तो बेहतर है। नहीं तो अगर ये सोचेंगे कि मेरे साथ ये हो गया वो हो गया, विक्टिम बनोगे तो फिर आपकी कोई सुनने वाला नहीं। क्योंकि मैंने देखा है कि आप जितना रोना रोगे, आप अगर नेगेटिव बनोगे, आप अपने दर्द दुनिया को सुनाओगे, आपको सुनने वाला कोई नहीं है। व्यक्ति हमेशा पॉजिटिव बात सुनना चाहता है। अब मैं आपसे मिला, आपने मुझे अगर अपने बारे में अपने दुखड़े रोने शुरू कर दी, दुख ही दुख, मैं आपसे दूसरी बार नहीं मिलूंगा। आपने अच्छी अच्छी बातें करी पॉजिटिव, तो मेरा मन होगा एक बार और मिलता हूं। इसलिए मैं हमेशा स्टूडेंट को कहता हूं कि आप जब भी किसी से मिलते हो, आप अच्छी बातें करें। अपना ये दुख है ना अपने तक ही रखें, तो आपको लोग सुनेंगे। और अगर आप हर जगह नेगेटिव होंगे, अपने दुख बताते रहोगे, तो फाइनली ये होगा कि फिर आपको कोई नहीं सुनेगा। क्योंकि आपकी एक प्रिसेप्शन बन जाएगा कि ये रोता रहता है, कि ये स्थिति नहीं आनी चाहिए। सबके साथ ही होता है। कौन लाइफ है, जीवन है, ये उतार चढ़ाव आएंगे तभी तो लाइफ का मजा आता है। सुखी कौन है दुनिया में? एक ही जैसी हो लाइफ तो फिर वो मजा ही नहीं रहता। और क्या, ये चीज है। सर मुझे किसी ने ये कहा था कि जब आप घर में रो रहे हो ना,
जी भर के रहो, हम्म। लेकिन अगर कोई दरवाजे पे आता है तो उसके सामने हंस के दरवाजा खोलो। हाँ, ये वही बात होगी ना। आपको अगर चाहिए कि लोग मुझे सुने, लोग मेरे पास आए मिले, तो आपको थोड़ा पॉजिटिव होना पड़ेगा। मैं इतना बीमार था ना, तो इस स्थिति से गुजरा था, लेकिन फिर भी पढ़ रहा था। मैंने कंटिन्यू रिजल्ट दे रहा था। आप देखो 10 साल से बीमार था, मैं सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, हेडमास्टर, प्रोफेसर, RS सारे परीक्षाएं पास कर, UPSC मेंस देना सारे करके IAS मेंस देने जा रहा था, स्टूडेंट लेके जाता था मेंस देने के लिए। लेकिन ये बातें है ना, मैंने बहुत ही लिमिटेड लोगों को बता रखी थी कि मैं इस लेवल का बीमार हूँ। वो बता इसलिए रखी थी कि वो लोग मेरी मदद करते थे, वो मेरा मेंटल इमोशनल केयर करते थे, समझते थे। बाकी मैंने ऐसे दुनिया के सामने बहुत बाद में ये बात रखी, वो इसलिए रखी कि ऐसी बीमारी से और कोई गुजर रहा है तो उसको थोड़ा सा मजबूती मिलती है कि इसके भी है तो मैं भी कर लूंगा, हो जाएगी चीजें हाँ। हैंडल। तो इसलिए तो ये चीजें बहुत जरूरी होती है जीवन में, आपको पॉजिटिव रहना ही पड़ता है। सर आपने 2 टाइम को फेस किया है, हाँ, एक वो वाला भी दौर था जब आप बीमार थे, मेंटली स्ट्रेस थे, और एक आज का भी दौर है जब सब कुछ है आपके पास। तो क्या डिफरेंस है दोनों में, और कौन ऐसा व्यक्ति था, कौन कौन थे जो आपके साथ उस समय भी थे और आज भी है? देखो दोनों दौर की अपनी अहमियत है। जो वो बेरोजगारी का फेज था ना, वो भी बड़ा अच्छा फेज था। पैसे खर्च करने थे बट पास में नहीं थे, और खेलना कूदने की इच्छा थी, खेलना कूदना भी था, साथियों से मिलना बिल्कुल नेचुरल थे, बनावटीपन बिल्कुल नहीं था कि आपकी निक्कर पहनी हुई है, निक्कर में मार्केट चले जाना, कोई टेंशन नहीं। गली में कहीं पे भी खड़े खड़े आप पानी पूरी खा लेते थे, आज नहीं खा पाते। आज थोड़ा सा शर्म आने लग जाती है, आदमी मतलब बहुत आर्टिफिशियल हो गया है, बहुत नेचुरल व्यक्ति नहीं रहा। उस समय बड़े नेचुरल थे, कोई तनाव नहीं था, बस हाँ थोड़ा सा ये था कि रोजगार कब लगेगा, ये विचार थोड़ा आता था तो थोड़ा सा दुख होता था। घर से पैसे आने और उस पैसे की जो वैल्यू थी ना, मतलब वो माता पिता के पैसों पे ही आनंद हो सकती है, खुद के पैसों में कुछ नहीं होता है। अब हम भली सैलरी लाख रुपए आ रही हो, लेकिन वो सेटिस्फेक्शन नहीं है जो पापा भेजते थे ना, 4,000 रुपए, 2,000 रुपए, उसमें जो आनंद आता था ना, वाकई में ऐसा वापस कभी नहीं आया। वो एक एक रुपया सोच समझ के आज खर्च हो जाएंगे तो 2 रुपए यहाँ, 5 रुपए यहाँ, वो लाइफ थी। उसमें मित्रता इतनी मजबूत थी, वो वापस कभी नहीं मिली हमें। उस समय खेल कूद और वो जो एक हरफन मोला जीवन था ना, जो हर फन को जीते थे, गरबे देखने के लिए भी जाते थे, अब वो नहीं कर पाते। उस समय मतलब साथियों के रूम जाते थे, वहां बैठ के 5-2 घंटे चाय पी के गप ठोकने, मजे करने, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन ही नहीं। हाँ थोड़ा सा रोजगार का थोड़ा सा रहता था, वो भी लगता था कभी न कभी तो लगी जाएगी, पढ़ते जाएंगे तो। फिर जैसे जॉब में आए ना, तो उसके बाद थोड़ा सा डिप्लोमेटिक बनना पड़ा, मतलब आप वो नेचुरलिटी नहीं रख पाए, हालांकि मैं रख पा रहा हूँ। मैंने अभी भी कभी भी अपना वो रूप नहीं छोड़ा। आज ही मेरे पुराने साथी मिलते हैं तो वो यही कहते हैं, यार अभी भी तू वैसा ही है, तो मैं वैसा ही हूँ। लेकिन ये बनाए रखना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। दूसरा क्या, एक रेपुटेशन बढ़ गई समाज में वगैरह में, लोग बुलाने लग गए। पहले जहां हम श्रोता होते थे, अब हम वक्ता बन गए। और पहले पैसे की कमी रहती थी, अब वो पैसे खूब है लेकिन खर्च करने की वो रहती नहीं, क्या करे, क्या खाए, क्या करे, वो अब इच्छा ही नहीं है ना, वो उम्र के साथ इच्छाएं खत्म हो गई, समय के साथ हाँ ढल जाती। हाँ। तो काफी चेंजेस आ गए, सोशल चेंजेस आए, इकोनॉमिकल चेंजेस आए, शारीरिक चेंजेस आ गए। और मैं सोचता हूँ कि परिवर्तन जरूरी भी है, और परिवर्तन ही जिंदगी को अच्छा बनाते हैं। अब दूसरी बात थी ना जो कि कौन से फ्रेंड्स आपके साथ में रहे इस दौरान। देखो मेरे बचपन के साथी थे 8वीं क्लास में, जैसे एक समुद्र सिंह भाटी थे, कलिंदर था, चतुराराम था, है ना। ये इतने प्यारे दोस्त हैं मेरे कि आज सब हम जुड़े हुए, हम वीडियो कॉल पे बात करते हैं। हमारा 8वीं क्लास का ग्रुप बना हुआ है, जो हम 2001 में थे, और हम हर गतिविधि को, वही ऐसा ग्रुप जब हम एक दूसरे को तू बोलते हैं, जी सुन के जब तू सुनना होता है तब हम वहाँ वीडियो कॉल करते हैं, सब एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। कोविड के दौरान तो हम हर दिन बात करते थे। दुर्भाग्य से 10वीं का ग्रुप रहा नहीं, और अब वो साथी हमारे साथ है। और मैं मानता हूँ कि आपकी जो बचपन के साथी होते हैं वो वास्तविक साथी होते हैं। उसके बाद धीरे धीरे पता है क्या होता है, स्वार्थ जुड़ जाते हैं, फिर वो टाइम को देख के आते हैं, फिर वो स्वार्थ जुड़ जाते हैं, फिर आपके साथ वो स्वार्थ से जुड़े हुए होते हैं, और धीरे धीरे वो रिश्ते औपचारिक होते हैं, अनौपचारिक नहीं होते। जो 8वीं 10वीं तक के फ्रेंड थे ना, वही वास्तविक फ्रेंड होते हैं, वो आज भी हम सब जुड़े हुए हैं। अब ये जो कथन है ना कि बाद के लोग औपचारिक
स्वार्थों से जुड़े हुए, इनमें भी कुछ अपवाद होते हैं। जैसे मैं बताऊं तो मैं आज आपके सामने बैठा हूं ना, इस व्यक्तित्व के निर्माण में मेरे परिवार का तो खैर योगदान है ही है, लेकिन इसके बाद 2-3 लोगों का बहुत जबरदस्त योगदान है। एक रघुनाथ बिश्नोई, जो मेरे बड़े भाई जैसा है, मेरे को कभी बार थप्पड़ भी मार देता था, अभी भी मार देता है, गलत करता हूं तो बहुत जबरदस्त सुनाता है। उसने मुझे कभी भी गलत कार्य करने नहीं दिया। मैं उस बचपन में, उस कच्ची उम्र में हो सकता है कोई गलती कर देता, वो हर बात समझाता था नहीं ये ऐसे नहीं करना, इसको ऐसे करना। इंटरनेट की दुनिया क्या होती है, इंटरनेट बैंकिंग क्या होती है, लैपटॉप कैसे चलाने हैं, टिकट ऑनलाइन कैसे करनी है, किससे बात कैसे करनी है, भाषा कैसे सुधारनी है, पढ़ना कैसे है, ये सारी चीजें मुझे रघुनाथ ने सिखाई। एयरफोर्स में था पहले और फिर उसमें जॉब में चला गया, अभी जीएसटी में है। एक भगवान साई जी थे, वो भी अभी भी हमारे साथ में हैं, वो भी टोकते रहते हैं, उन्होंने खूब अच्छे से सिखाया। एक भवानी था जो अभी बीएसएफ में कमांडेंट है। तो ये 2-3, एक गौरव चौधरी जो यूएन पीस कीपिंग फोर्स में युगांडा वगैरह भी लेके आया, हमारी निरंतर बात, हमारा ग्रुप बना हुआ है और ये सब लोग मुझे हमेशा से ऐसे सही डायरेक्शन देते हैं, ऐसे करना, ऐसे नहीं करना है। फिर क्या हुआ, ग्रेजुएशन वगैरह हो गई, नौकरियां लग गई, फिर लोगों ने मुझे ऐसे गुरु शब्द से संबोधित करना शुरू किया। अब बड़े भी गुरु बोलते हैं, गुरु एक तो ब्राह्मण कम्युनिटी से हैं तो वो जनरली राजपूत वगैरह गुरु ही कहते हैं, और फिर शिक्षक बन गए, अब हजारों बच्चों को पढ़ा लिया, कहीं नौकरी लगी, अब सब गुरु ही कहते हैं, गुरु कैसे हो, गुरु ठीक है। तो अब क्या है, एक गुरुत्व वाला भाव आ गया। तो अब वो लोग आज भी साथ में, सारे के सारे, तो उस दौर में भी साथ थे, आज भी साथ है, हम आगे भी साथ रहने वाले, क्योंकि मित्रों के बिना आप अपनी सफलता दिखाओगे किसको, आप अपने उपलब्धियां किसको बताओगे। तो परिवार और मित्र ये दोनों बहुत जरूरी है। और मित्र तो आप यूं कहिए कि अनदर ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, आप ये तक कह सकते हो। तो मेरे साथ ही सारे साथ हैं। और खास बात ये कि क्लास फर्स्ट में जब मैं एडमिशन लिया था तब से लेके और आज तक मेरे से जो जुड़ा है ना, वो मेरे से जुड़ा हुआ ही। हम किसी से नाराज नहीं हुए आज तक, होने नहीं देते। कोई साथ छोड़ के गया है? नहीं, साथी जो था वो कोई साथ छोड़ के नहीं गया, कोई अगर छोड़ के गए तो वो मन से थे नहीं। ऐसे मतलब ऐसे जैसे कि बीमार हुए तो उस टाइम, या उस टाइम वो नहीं, साथ में मैं गांव में था तो मुझे देखने आते थे, और रघुनाथ ने तो मेरा पूरा इलाज कराया। अहमदाबाद से लेके दिल्ली से लेके उसकी खुद की कोचिंग चलती थी, कोचिंग छोड़ के मेरे साथ चलता था। मुझे आज भी ऐसे ताज्जुब है कि मेरी कम्युनिटी का व्यक्ति नहीं है, मेरे परिवार से जुड़ा हुआ नहीं, लेकिन उसने मेरा पूरा ट्रीटमेंट कराया। जब भी मुझे किसी भी चीज की जरूरत हुई ना, उसने मुझे कभी भी 2 बार कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उसने मेरी आज भी मेरे साथ है, और जब भी कोई आवश्यकता पड़ती है तो कंधे पे हाथ रखता है कि मैं साथ हूँ, क्या दिक्कत है। और जब वो से हाथ रखता है तो लड़ हम लेते हैं, दिक्कत ही नहीं। आपके कंधे पे हाथ रखने वाला कोई होता है ना, तो आप दुगनी शक्ति के साथ काम करते हैं, फिर ताकत दुगनी बढ़, बिल्कुल ताकत बढ़ जाती है, क्योंकि व्यक्ति में क्षमता सारी होती है, बस उसको कोई कुरेदने वाला होना चाहिए। तो ऐसा कोई साथी हो तो बहुत बेहतर रहता है। कहते हैं ना, आपको लड़ने के हमारे साथ जरूर है, बोल का सहारा चाहिए। आप बोल दो कि हम साथ हैं, बिल्कुल नहीं बोल। और मैं इस मामले में बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मेरे साथ साथी बहुत अच्छे मिले, और आज भी मेरा काम साथियों से चल रहा है, बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है। अभी हम सवाल करेंगे सर, कुछ हटके सवाल करेंगे। ठीक सर, आप मोटिवेशनल स्पीकर हो, शायर भी हो, लिखते भी हो? नहीं, शायर तो नहीं हूँ। हाँ ठीक है, कुछ मोटिवेशनल कोट होते हैं तो बोल देता हूँ। पर सर आप बोलते रहते हो? हाँ, बोलता रहता हूँ। तो कभी वाइफ के सामने बोले हो, ऐसे कभी झगड़ा हुआ हो, कभी सुनाया हो कि अगर कोई खता हुई है हमसे तो उस बात की सजा दो, बहुत भूख लगी है यार, नाराजगी छोड़ो और खाना लगा दो? नहीं, ऐसी स्थिति कभी आई नहीं वैसे, सही बताऊं तो, क्योंकि हमारी दोनों की अंडरस्टैंडिंग ठीक है। मतलब हमने दोनों के ऐसे क्षेत्र तय कर रखे हैं। सर बच के निकल रहे हो? नहीं, बच के नहीं, सही बता रहा हूँ। जैसे पारिवारिक मामलों में वो मेरे से ज्यादा प्रवीण है। जैसे कोई भी खरीदारी करनी हो, जाना करना हो, मतलब वो एक यूं कहिए कि उनको मैंने मैडम को मेरे ऊपर डिपेंड नहीं रखा है। वो अपनी गाड़ी लेके आराम से जाते हैं, सारी खरीदारी कर लेते हैं। उस मामले में कभी हस्तक्षेप नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है वो मेरे से ज्यादा स्किल्ड है उस मामले में। फिर गाड़ी लेनी है तो वो अपने आप देख के आएगी, करके आएगी, सारा काम करेगी। और मेरा जैसे फील्ड है ये पढ़ने का, पढ़ाने का, उस मामले में वो हस्तक्षेप नहीं करते। उनको पता है कि इस मामले में बहुत स्किल्ड है, तो दोनों का बड़ा ऐसे ठीक से चल रहा है। हाँ, कई बार ऐसे छोटा सा होता है कि भाई आप टाइम नहीं देते। अब टाइम तो कहाँ से दे पाऊंगा, मैं तो टाइम तो बच्चों को दे रहा हूँ पूरा,
उनकी ये शिकायत रहती है, टाइम नहीं देने की शिकायत रहती है। यहाँ कभी ऐसी शिकायत रहती है कि आप हमें घुमाने नहीं ले जाते, ये वो। लेकिन थोड़ा सा बीमार हूं तो थोड़ा सा क्या है, दया हो जाती है उसको भी कि दया का पात्र है, तो फिर लड़ाई वड़ाई नहीं होती। और शायरियां वगैरह जो है ना, बेसिकली ये प्रेम वाली तो मुझे कभी आती नहीं। मैं बोलता हूँ मोटिवेशन की, वो उनको जरूरत नहीं है, ठीक है, उनका पढ़ाई से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये स्थिति कभी बनी नहीं कि भाई लड़ाई हो और मुझे। हालांकि यहाँ पे मेरा स्वास्थ्य की गिरावट मेरा पॉजिटिव पॉइंट है, तो उसकी वजह से हाँ, वो मुझे विशेष एक स्थान दिलाता है कि ऐसी स्थिति थोड़ी बहुत आती भी है तो वो मन में सोच लेते हैं कि टेंशन दी तो बीमार हो जाएगा, इससे अच्छा है कि ठीक है जो है वो ठीक है। तो झगड़ा हो भी जाए तो बंद हो गई, पेट दर्द होने लग गया, झगड़ा होगा तो मैं थोड़ा ऐसे टेंशन में आ जाता हूँ, तो फिर उनको लगता है कि कहीं समस्या हो जाएगी, इससे अच्छा खत्म करो बात को। अब तो मेरी बच्ची छोटी है तो वो मना लेती है, वो झगड़ा होने नहीं देती, छोटी बच्ची है तो। कियानू बहुत समझदार है, 5 साल की है, लेकिन उनको समझ में आ जाती बातें, उसको कैसे बैलेंस करना वो कर लेती है। तो अभी तो आई नहीं, हाँ अब दिक्कत आएगी नहीं आगे। कभी लाइफ में स्मोकिंग की? हाँ, स्मोकिंग हैबिचुअल तो नहीं रहा हूँ, लेकिन मुझे याद है मैंने 2 बार की है अच्छे से। एक बार की थी मैंने, किसी शादी में गया था, तो वहां पे साथियों के साथ उन्होंने कहा कि बड़ा बन गया ये, मैं कर लेता हूँ, मैं कर ली। खांसी बहुत आई थी फिर ऐसे जब दुकान अंदर गया ना, तो हाँ सिगरेट थी, तो एक बार वो करी थी। एक बार मैं देशनोक जाता हूँ, करणी जी के मंदिर जाता हूँ, 14 को घोई दे के आता हूँ, वहाँ परिक्रमा करके आता हूँ। मैं इस मामले में बहुत श्रद्धा रखता हूँ। तो वहाँ रात की परिक्रमा होती है, 14 को होती है, वैसे नॉर्मल डे में भी लोग करते हैं, तो वो लगभग 36 किलोमीटर की है। एक बार हम ऐसे, और नवंबर दिसंबर में होती है तो ठंड भी बहुत होती है, तो एक बार वहाँ साथियों के साथ गया था, वहां पे मैंने 1-2 सिगरेट स्मोकिंग करी थी। इसके अलावा मैंने कभी नहीं करी। हालांकि हमारी जो अल्सरेटिव कोलाइटिस बीमारी है ना, इसमें एक रिसर्च ये कहता है कि स्मोकिंग से बीमारी हील होती है। तो मैंने डॉक्टर से पूछा, मैंने कहा मैं स्मोकिंग करूं तो हील हो जाएगी? तो डॉक्टर साहब ने कहा हील हो जाती है, लेकिन अगर बिगड़ गई तो सीधा कैंसर होता है। उसके बाद तो मैंने उसको आइडिया त्याग दिया, मैंने कहा नहीं अब स्मोकिंग नहीं करेंगे। दूसरा क्या है कि हम एक शिक्षक है ना, तो शिक्षक बनना बहुत मुश्किल काम होता है। आप परीक्षा पास करके ये सोच रहे हो कि मैं शिक्षक बनाऊं, तो आप गलत सोच रहे हो। शिक्षक बनने के लिए आपको कई सारे उदाहरण प्रस्तुत करने पड़ते हैं, आपको कई सारी अपनी गलत आदतें छोड़नी पड़ती है, आपको सहनशील बनना पड़ता है, आपको धैर्यवान बनना पड़ता है। शिक्षक स्टूडेंट्स के पता नहीं कितने कितने सवाल आते हैं, उनको आपको सुनना पड़ता है, बहुत ही धैर्य के साथ उनको अच्छे से समझाना पड़ता है, आपको गुस्सा त्यागना पड़ता है, तब जाके शिक्षक बनते हैं। और अगर नशे पत्ते करता हूं तो मेरे स्टूडेंट मेरे से क्या सीखेंगे? मैं खुद उनको कहता हूं कि नहीं बेटा ये गलत है। अब मैं खुद अगर सिगरेट लूंगा या जर्दा खाऊंगा, सर बोलेंगे सर आप तो खुद ही करते हो। हाँ, फिर मैं ये सीना ठोक के नहीं बोल सकता कि नहीं ये नहीं करना बेटा। तो मैं इन चीजों से बहुत दूर हूँ, इसलिए दूर हूँ कि मैं एक शिक्षक हूँ। किसी दूसरी फील्ड में होता शायद कर रहा होता, लेकिन टीचिंग में तो मेरी इच्छा नहीं है। इच्छा नहीं है। देखो टीचिंग का जो फील्ड है ना, इसने मेरी जिम्मेदारियां बढ़ा दी है। अब मैं कह रहा हूं अगर मैं किसी दूसरे फील्ड में होता या प्राइवेट सेक्टर में होता तो क्या पता शायद कर लेता, लेकिन इस फील्ड में मैंने किया नहीं और करूंगा भी नहीं, क्योंकि जब तक मैं नहीं करूंगा तब तक ही मैं बच्चे को बता पाऊंगा कि आपको ये गलत चीजें नहीं करनी। सर गलत है, कोशिश करें कि नहीं करें। हाँ, नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, कभी स्कूल की दीवार कूद कर बंक मारा है स्कूल से? हाँ, खूब मारा है ना। जैसे 9वीं 10वीं में तो दीवार नहीं थी स्कूल में, तो समस्या नहीं थी निकलने में। 8वीं तक है ना, हमने खूब बंक मारा। हमारा ग्रुप ऐसा था कि क्रिकेट खेलने का बड़ा शौक था, और जो विंडो होती है ना गवर्नमेंट स्कूल में, विंडो काफी बड़ी होती है, उसमें से लोहे की आती है पट्टियां होती है, वो हमने तोड़ दी थी 1-2। फिर उसमें से होके निकलना है, गेट से निकलेंगे तो दिख जाएगा, तो उसके अंदर से एक एक बच्चा निकला। मैं बहुत छोटा था, और मेरा छोटा मतलब उम्र तो कम थी, मेरा शरीर भी छोटा था, अभी भी बड़ा नहीं है, तो उस समय तो बहुत छोटा था। सबसे पहले मैं निकलता था, और बैग है किसी को ऐसी जिम्मेदारी देके जाते थे कि तेरे को घर लेके आना है। ऐसे कई बार निकलते थे। एक बार, अच्छा, एक तो खेलने के लिए निकलते थे, एक हम पकड़े गए। एक बार क्या हुआ कि एक बार हम ओरन में बैर खाने के लिए गए। ये भी हमारा भागने का एक माध्यम होता था कि आज बैर खाने के लिए ओरन जाना है, तो ओरन जाने के लिए हम 8-10 लड़के निकल गए। क्लास पूरी खाली हो गई, एक के बाद एक निकल गए।
और 10-12 जने थे, हमने ओरन में बोर वोर खाए किए और वापस आए दूसरे दिन। तो गुरुजी को पता चल गया था कि 12 जने 12 ही गायब कहाँ गए, 8वीं क्लास थी। उस दिन इतना बुरी तरह से मारा था ना उन्होंने, सर ने, कसम ले ली जिंदगी में बैर ही नहीं खाएंगे। ऐसी स्थिति करी। एक ही दिन में 10 छोड़ दी। इतना बुरी तरीके से मारा था। तो ऐसे वो मेमोरी बड़ी शानदार थी। अब उन बिल्डिंग्स को देखते हो तो बड़ा भावुक होते हैं कि इस बिल्डिंग ने हमें बना के खुद टूट गई। अब वो गुरुजी भी रिटायर हो गए और मेरे साथ तो बड़ा एक अच्छा सा हुआ कि मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूँ और जिस कॉलेज में पढ़ा हूँ, मैं उन सब जगह नौकरी करके आया हूँ। मेरे गांव में स्कूल में पढ़ा, मैंने वहां नौकरी करी। मैं जहां जहां पढ़ा ना, वहां ऑलमोस्ट सभी जगह मैंने नौकरी करी। और तो मेरी स्कूलिंग, कॉलेज जिस विद्यालय और महाविद्यालय में हुआ, उसी में मैं पोस्ट नौकरी कर रहा हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे। और वो यादें है ना, वो हम जब साथी लोग बैठते हैं तब खूब साझा करते हैं कि वो ऐसे भागा था, उसको पीछे से सर ने कैसे पकड़ा था। और उन्हीं यादों में कई बार हम, अब वो अच्छी लगती है लाइफ, बहुत शानदार लगती है। उस समय लगता था कि यार ये चीजें पता नहीं क्या होगी। अब लगता है कि हाँ, अब लगता है कि वो दिन वापस कभी नहीं आएगी। इसलिए मैं ना स्टूडेंट को कहता हूँ, हर दिन को जियो, आप मेमोरी क्रिएट कीजिए। क्योंकि बूढ़ापा है ना, ये एज से तय नहीं होता है। बूढ़ापा तय होता है कि आपके कार्यों से। मैं मान रहा हूं कि अगर 60 साल का कोई व्यक्ति है और मेमोरी क्रिएट कर रहा है, काम कर रहा है ना, तो वो युवा है। 21 वर्ष का कोई युवा है और मेमोरी क्रिएट कर नहीं रहा है, पड़ा है एक शांति से, मैं कहता हूं वो बूढ़ा है। आपने आज क्या मेमोरी क्रिएट की, 10 साल बाद क्या सुनाओगे? आपके पास तो मेमोरी नहीं है। और हमारे पास इतनी है कि आप मेरा 10 घंटे इंटरव्यू ले लोगे ना, तो भी मेमोरी पूरी नहीं होगी। तो हमने खूब क्रिएट किया, हर दिन करते हैं। आज भी कुछ न कुछ मेमोरी क्रिएट करके आए, तो हमेशा रहते हैं। ये आज होगी ना, इंटरव्यू दे दिया। देखो मैं इंटरव्यू देता नहीं हूँ किसी को, जनरली बोलता कम हूँ इंटरव्यू के सामने। तो आज आपने ये मेमोरी क्रिएट हो गई कि मैं हमने इंटरव्यू शूट किया था। स्कूल की सबसे यादगार पिटाई? स्कूल की यादगार अगर पिटाई की बात करें ना, क्योंकि सर अभी आपने बोली वैसे बहुत बार हुई है। हाँ, पिटाई तो यादगार ही रहती है। एक हमारे पीटीआई जी थे, रामदयाल जी थे। तो उन्होंने मुझे खड़ा किया सामाजिक के प्रश्न के लिए। मैं 6ठी क्लास में था शायद। तो मेरे को सोशल साइंस का कोई सवाल पूछा। तो मेरा क्या है कि सवाल मुझे उत्तर आया नहीं, उत्तर नहीं आया। तो उन्होंने मेरे यहाँ से वो पहले बाल खींचे और फिर यहाँ से पेन डाल के हाथ खींचे, ऐसे किए। तो मेरे को ना गुस्सा आ गया। मैंने सर के सामने ऐसे देख लिया, गुस्से से, सर से गुस्से से देख लिया। तो सर को भी गुस्सा आ गया। और मैं तो देख ही सकता था, इससे ज्यादा कुछ नहीं करता था। फिर उन्होंने क्या हुआ कि पीटीआई थे, शरीर जबरदस्त था, उन्होंने जोर से एक थप्पड़ मारी। थप्पड़ के बाद हुआ ये कि मेरी ऐसे आंखें बंद हो गई, कानों में ऐसे आवाजें नई तरीके से शुरू हुई। और मुझे लगता है कि मैं से 2-4 फीट उछल के नीचे गिरा। और 10-15 मिनट तो मुझे होश नहीं आया। गुरुजी टेंशन में आ गए, मर गया। पतला सा तो था स्टार्ट से ही। उसके वो मुझे पिटाई आज भी याद है, गजब मारा था। मैं गुरुजी को बहुत याद करता हूँ। पता नहीं कहाँ चले गए अब तो। उस समय हम छोटे थे, फिर ट्रांसफर लेके निकल गए। अब कहाँ से थे, मेरे हिसाब से झुंझुनू के थे। और बचपन के गुरुजी निकल गए, फिर वो याद भी बहुत आते हैं, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाती। वीडियो देख रहे होंगे इंटरव्यू, तो उनको भी याद तो मैं उनको थप्पड़ याद करे तो मुझे जरूर मैसेज करना, मैं सर मिलने आऊंगा, झुंझुनू आ जाऊंगा। उसी क्या पता उस थप्पड़ ने मुझे वापस पढ़ना सिखा दिया। वो नई आरटी जब आया, राइट टू एजुकेशन, तो उसके बाद बच्चों की पढ़ाई बंद कर दी। तो पहले बहुत मारते थे। हाँ, तो मुझे लगता है कि आरटी में ये प्रावधान नहीं होना चाहिए था। डंडा होगा ना, भय बिन प्रीत का, तो भय होना जरूरी है। नहीं तो क्या है, बच्चे सच में नहीं पढ़ते। आप बच्चे फेल नहीं कर सकते, आप पीट नहीं सकते। हमारे दौर में तो 9वीं में छंटनी हो जाती थी। 9वीं क्लास पास करना 10वीं से ज्यादा हार्ड था, क्योंकि 9वीं में फेल कर देते थे ताकि उनके 10वीं का रिजल्ट अच्छा रहे। अब स्थिति ऐसी नहीं, अब आप उसको फेल नहीं कर सकते। अब आरटी एक्ट लग गया। तो ये सारी चीजें याद है अभी। सर हमारे समाज में, हमारे कल्चर में बिजनेसमैन को उतनी रेस्पेक्ट क्यों नहीं मिलती जितनी एक गवर्नमेंट जॉब वाले को मिलती है? क्योंकि सर आपको भी पता है, पूरा जो देश की पूरी इकोनॉमी है वो बिजनेस पे टिकी हुई है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में बमुश्किल 2% लोग हैं और वही टैक्स पेयर है, सामान्य सा टैक्स देते हैं। 98% लोग बिजनेस में हैं और देश की इकोनॉमी में उनका बहुत बड़ा योगदान है।
उनको रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। लेकिन हम अभी भी है ना, जैसे आजाद तो हो गए पॉलिटिकली और फिजिकली आजाद हो गए, भौतिक रूप से भी, लेकिन ब्रिटिश मानसिकता अभी तक गई नहीं। ब्रिटिश मानसिकता ये थी कि कॉलोनियल एरा जो था उसमें जो भी सरकार का आदमी होता था उसकी गजब रिस्पेक्ट होती थी, क्योंकि उसके पास पावर बहुत थी। जनता डरती थी सरकारी व्यक्तियों से, क्योंकि वो दंड देते थे, दंड के पावर भी उनके पास में थे। तो सरकारी कर्मचारी इतने हावी थे जनता के ऊपर, तो सरकारी कर्मचारी बनना का मतलब ये था। उस समय सरकारी कर्मचारी को पैसे भी 2, 4, 5, 10 रुपए की तनख्वाह थी। वो साथ इसलिए रहती थी कि उनका एकदम प्रभाव बना रहे, और वो ऐसे चापलूस टाइप के लोग जाते थे सरकार के अंदर, और उनसे जनता खौफ खाती थी। हम आजाद हो गए, आजाद होने के बाद भी सरकारी कर्मचारियों के प्रति हमारा दृष्टिकोण आज भी वही है कि ये गवर्नमेंट में है, जबकि सर्वेंट है, वो भी नौकरी है गवर्नमेंट का, लेकिन जनता के मस्तिष्क में आज भी वो प्रभाव खत्म नहीं हुआ। और हम समाज के अंदर सरकारी नौकर को अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। आज भी सर देखो बहुत सारे फंक्शनों में उनको सम्मानित किया जाता है। बिल्कुल, सरकारी कर्मचारी को, अच्छा, पढ़ाई का उद्देश्य सरकारी कर्मचारी रह गया। आप बहुत अच्छे पढ़ लिख लिए, अगर आपकी नौकरी नहीं है तो समाज ये मानेगा कि आप जीरो है, कुछ नहीं, आपको आता ही नहीं। और अगर आपकी नौकरी लग गई, भले किसी गलत माध्यम से लगी हो, तो भी उनके लिए आप हीरो। हाँ सर, ये बहुत हो गया कि मतलब हाँ, आपकी पढ़ाई का मतलब ही है कि आपको सरकारी जॉब, अगर सरकारी जॉब नहीं है तो पढ़ाई बेकार, हाँ। आपने कुछ किया ही नहीं है। तो सरकारी जॉब जनरल बेसिकली ये हो गया कि केवल जीवन निर्वाह ही नहीं है, बल्कि प्रतिष्ठा का सवाल भी है। ये सर ऐसा क्यों हाँ, है? ऐसा मैं कह रहा हूँ ना, ब्रिटिश मानसिकता उस समय से चली आ रही है। आज भी हम सोचते हैं कि जो सरकार में है वो बहुत प्रभावी लोग हैं, इसलिए उनका रिस्पेक्ट किया जाता है। और ग्रामीण सेक्टर में एक और कारण भी है कि एक तो क्या, जो क्वांटिटी कम होती है उनकी वैल्यू ज्यादा होती है। अब सरकार में क्या 2% लोग हैं, कम लोग हैं, तो इनकी वैल्यू ऑटोमेटिक ज्यादा होगी। जैसे मेरे गांव में, अब जैसे प्रोफेसर मैं अकेला ही हूँ, तो लोग ऑटोमेटिक वैल्यू करेंगे। अगर आपके गांव में भी आप अकेले होंगे ना, किसी बड़ी संस्थान के मालिक, तो आपकी रेपुटेशन बन जाती है। तो एक तो क्या, सरकारी कर्मचारियों की संख्या कम होना, दूसरा वो सुरक्षित जॉब में है, तीसरा वो गवर्नमेंट का टैग लग जाता है। तो इसके कारण क्या होता है कि थोड़ा सा मानसिकता ये रहती है कि सरकारी वाले ठीक है। जबकि मैं मानता हूं कि जो प्राइवेट सेक्टर है ना, प्रोग्रेस करनी है तो वो सेक्टर बहुत जबरदस्त है। सरकारी क्षेत्र में इतनी सैलरीज वगैरह नहीं है, ठीक है, सिक्योरिटी बहुत है आपको, आप रिटायरमेंट के बाद में भी आपकी जिंदगी है वो अच्छे से गुजरती जाएगी। लेकिन आप चाहते हो आप प्रोग्रेस सर वैसे भी जिंदगी की भी नहीं, वो तो नहीं। हम लोग भारत के लोग है ना, वो 100 साल का सोच के नहीं चलते, बल्कि 7 पीढ़ियों का सोचते हैं। हम भारत के लोग जैसे जमीनें खरीदते हैं, मकान बनाते हैं, 7 पीढ़ी का सोच के चल रहे। आप देखना, गांव में कहावत है, इसने अपनी 7 पीढ़ी का जुगाड़ कर लिया। बताओ, अपनी अगले मिनट क्या होने वाला है हमें नहीं पता, लेकिन हम 7 पीढ़ियों का जुगाड़ करने वाले लोग हैं। तो थोड़ी सी मानसिकता है, लेकिन ये धीरे धीरे ठीक हो रही है। अब धीरे धीरे कम होती जा रही है, ऐसा नहीं है। समय के साथ 1947 में जो स्थितियां थी वो अब नहीं, और अब जो है ये 2050 के आसपास नहीं रहेगी। तो समय के साथ में हम मानसिक रूप से आजाद होते जाएंगे। अभी देखो ना, कोई इंग्लिश बोलता है तो हमारे लिए वो भगवान हो जाता है, भले कुछ नहीं आ रहा हो। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों का प्रभाव आज भी है, जबकि इंग्लिश तो एक भाषा है, महज भाषा है, बस लैंग्वेज है। आप जैसलमेर में चले जाओ, आपको हर व्यक्ति इंग्लिश बोलता हुआ मिलेगा, क्योंकि फिर टूरिस्ट आते हैं वहां पे, उनका जो माध्यम है वार्ता का वो इंग्लिश ही है। तो जो लोग स्कूल भी नहीं गए वो भी बोलते हैं, भाषा है इंग्लिश, क्या दिक्कत है। लेकिन उसको हमने ऐसा बना रखा है, वो इसलिए कि वो इंग्लिश मानसिकता, वो धीरे धीरे ठीक होगा। हमने 400 साल गुलामी देखी है, तो निश्चित तौर पे ये बातें समय के साथ खत्म होगी। अभी सर राउंड फायर स्टार्ट है। ठीक है, इसमें आपको 2 में से एक चूज करना है और एक लाइन में आंसर देना है। ठीक। घर में ज्यादा किसकी चलती है? वैसे मैं अगर ब्रॉड लेवल पे कहूँ तो मेरी मम्मी की चलती है। मेरी मम्मी के डिसीजन फाइनल होते हैं, और उनके डिसीजन मैंने कभी गलत जाते हुए नहीं देखे। और पापा ने कभी भी मम्मी के विरुद्ध डिसीजन लिया है तो मैंने वो अक्सर असफल होते हुए देखा है। और जहां तक मेरी खुद की बात है सर, जिस हिसाब से आप बात कर रहे हैं, पापा तो लेते ही नहीं होंगे। नहीं, पापा डिसीजन नहीं लेते, जनरली सच में नहीं लेते। पापा घर पे डाल देते हैं मम्मी को, भाई ये क्या करना है, कैसे करना है, तो मम्मी कह देती है कि भाई ये हमें ये लगता है। आजकल डिसीजन में हम लोगों को भी इन्वॉल्व कर लिया, तो पापा अपने लेवल पे कभी डिसीजन नहीं लेते, और वो सबका सुनने के बाद लेते हैं। तो मुझे हमारे परिवार की बात करूँ तो मम्मी का ज्यादा रहता है। ये सर ऐसे मानसिकता है, बाकी औरतें भी डिसीजन लेने में बहुत नहीं, अच्छा डिसीजन लेती है, औरतों को ग्राउंड लेवल की रियलिटी पता होती है। इंदिरा गांधी जी ने पूरा देश चलाया था, बहुत अच्छे से चलाया था।
लाइफ की पहली लड़ाई। लड़ाई की अगर बात करें ना तो स्कूली शिक्षा में डेली होती थी। ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जिस दिन लड़ाई नहीं हुई हो। बच्चों के साथ में आपस में लड़ लेते थे और ऐसे छोटा मोटा चलता रहता था। ऐसी कोई कोई बड़ी लड़ाई कभी नहीं हुई हमारी। कभी ज्यादा मारने नहीं का, नहीं कभी कभी कहीं नहीं। झगड़ा। नहीं ऐसे दोस्तों में कभी गैंग वार होती थी। ऐसे मेरे को कोई पीटने आ गया तो मेरे साथ दो लोग खड़े हो जाते थे और उनके साथ होते थे। फिर कोई छोटी मोटी थप्पड़ वगैरह पड़ती थी तो वो सामान्य सी थी। कभी हम मार लेते थे, कभी हमें मार लेते थे। अकेले में मिल गया तो हमें मार लिया जाएगा, हमें कोई मिल गया तो हम मार लेते थे। वो बड़ा वो इंटरेस्टिंग era था। तो वो लड़ाइयाँ चलती रहती थी। वो बड़ी लड़ाइयाँ नहीं थी, वो अच्छी थी मतलब। और ऐसी कोई बहुत बड़ी भयंकर कभी लड़ाई नहीं हुई। बड़ा शांत प्रवृत्ति का व्यक्ति हूँ। हाँ, चंचल जरूर था, लड़ाई खोर नहीं था। शब्दों में वार कर लेता था, अभी भी कर लेता हूँ। और फिजिकली नहीं। फिजिकली नहीं करता क्योंकि मेरा फिजिकली इतना है नहीं कि मैं लड़ाई करूं किसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ऐसा टीचर हम्म, जिसको आप मानते हो कि आपसे भी ज्यादा बेस्ट है। हाँ, वर्तमान दौर की अगर मैं बात करूं ना तो डॉक्टर विकास देवी कीर्ति मेरी नजर में आज की तारीख में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। एक शिक्षक होने के जितने भी गुण होते हैं, जो क्वालिटीज होती है, वो सारी है उनमें। और मैं हमेशा चाहता हूं कि मैं उनके जैसा बनूं और मैं कोशिश पूरी करता हूं कि विकास देवी कीर्ति की कुछ बातें भी मैं अगर अपना पाऊं तो मैं और अच्छा शिक्षक बन सकता हूं। तो मेरे दृष्टिकोण में वो बेस्ट शिक्षक है आज की तारीख में। और बचपन में तो खैर वो सारे शिक्षक अच्छे थे, वर्तमान की मैं बात कर रहा हूँ। सबसे बुरी आदत जो आप छोड़ना चाहते हैं, छुट्टी नहीं। बुरी आदत की बात करूं तो एक मेरी सबसे बुरी आदत यह है कि नो सेइंग पावर नहीं है मेरे में। मतलब मैं ना नहीं कह सकता। आप मेरे से कोई भी काम करवाओगे ना, मुझे पता मेरी सिचुएशन नहीं करने की, फिर भी मेरे से ना नहीं लिया जाता। सर बहुत लोग सुन रहे हैं इंटरव्यू हाँ, पे। ना सच में ना नहीं लिया जाता। बच्चों को भी पता है। बच्चे कई बार कहते हैं सर इसकी स्ट्रेटजी का वीडियो बनाई, मैं कहता जल्द बना रहा हूँ और बच्चे फिर 3-3 महीने वेट करते हैं, वीडियो नहीं आ पाता। सर के इसके लिए कौन सी बुक्स पढ़ा है, मैंने आर्टिकल लिख के बताता हूँ, फिर नहीं लिख पाता कई बार। रघुनाथ ने बहुत कोशिश की थी ऐसे सिखाने की, ना बोलना सीख ले, ना बोलना सीख ले, ना बोलना सीख ले। खूब कोशिश करी लेकिन वो स्वभाव कहते हैं, वो बेसिक इंस्टिक्ट है, मूल प्रवृत्ति है, वो निकल ही नहीं रही है। और अब तो बिल्कुल यस मैन बन गया हूँ। कोई हाँ कर दूंगा बस हो जाएगा, वो कर नहीं पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन। जी बहुत फंसने वाले हो सर। पूछ लो। नहीं नहीं, मैं बड़ा क्रिस्टल क्लियर व्यक्ति हूँ। मेरा जीवन बड़ा साफ है। सारी चीजें मैंने दुनिया के समक्ष रख रखी है, साफ एकदम, तो दिक्कत नहीं आती। ठीक है, चलो देखते हैं। संकल्प क्लासेस। नो कमेंट्स। नो कमेंट्स। कुछ भी नहीं कहूंगा। ये होता है कि जहां आपकी आइडियोलॉजी सेट नहीं हो रही हो तो आपको वहां रहना नहीं चाहिए। तो वो थोड़े प्रोफेशनल लोग हैं और मैं थोड़ा इमोशनल व्यक्ति हूँ। मुझे लगता है मैं स्टूडेंट के हित पे ज्यादा सोचता हूँ और अगर आप स्टूडेंट के हित पे सोचते तो कई बार आपका प्रोफेशनलिज्म कम हो जाता है, आपके मुनाफे कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा टकराव था मेरा। तो ठीक है, मैं सेट भी था तो मैं उस हिसाब से, तो मैं यहाँ पे ज्यादा कोई कमेंट नहीं करूंगा। दो में से एक, गवर्नमेंट जॉब या बिजनेस? देखो अभी तो मैं जिस थाली में खाता हूँ उसमें छेद नहीं करूंगा। गवर्नमेंट जॉब है ना, वो वाकई में ब्रिटिश मानसिकता से मैं भी बाहर नहीं आया हूँ। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब केवल तनख्वाह नहीं देता, एक सोशल रेपुटेशन देता है। प्राइवेट में आप, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, कोई बिजनेसमैन है, टर्नओवर करोड़ों रुपए है, एयरपोर्ट से जैसे बाहर आएगा ना, एक साधारण सा कांस्टेबल उसको लाइन में लगा देगा, जबकि उसकी सैलरी उसके 5 मिनट की सैलरी के बराबर है। अब आप यहां समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट क्या है और वो क्या है। आप कितने भी बड़े बिजनेसमैन बन जाओ, 5 मिनट में आपको लाइन में खड़ा कर दिया सिर्फ। और अगर दिल से बनना है तो गवर्नमेंट जो है, फॉर एग्जांपल अभी आप गवर्नमेंट जॉब में हो ही नहीं और दिल से बनना है तो? नहीं, मैं ना सोच रहा हूँ आगे भविष्य में कि मैं खुद वॉलेंटरली रिटायर हो जाऊंगा, VRS ले लूंगा और फिर मैं बिजनेस में काम करूंगा। क्योंकि मुझे ना ऐसे एक जगह ठहरना अच्छा नहीं लगता और सरकारी सेवा में ठहरा हुआ है, आप प्राइवेट कोई काम नहीं कर सकते। मेरे में काबिलियत है। अच्छा, सरकारी सेक्टर की सबसे बड़ी कमी है, गधे और घोड़े सब बराबर है। नहीं काम कर रहा उसको भी उतना ही मिलेगा, जितना काम कर रहा उसको उतना मिलेगा। तब कई बार मुझे ऐसा लगता है कि यार कम से कम प्राइवेट सेक्टर में होते तो बहुत ज्यादा प्रोग्रेस होती। प्रोग्रेस को देखता हूं तब लगता है प्राइवेट सेक्टर सही है, जब रेपुटेशन को देखता हूं तब लगता है कि यहाँ ठीक है।
रेपुटेशन आ गई है। अब देखो एक चीज और है, एक समय के बाद में व्यक्ति रेपुटेशन जैसी महिमा से ऊपर हो जाता है, तब लगता है कि मैं वीआरएस ले लूंगा। तो मुझे ये लगेगा ना कि मैं सोशल प्रतिष्ठा की मुझे जरूरत नहीं है। अब्राहिम मोस्लो का एक सिद्धांत है। अब्राहिम मोस्लो ने कहा था कि व्यक्ति सबसे पहले अपने जीवन निर्वाह के प्रयास करता है, उसके बाद में वो अपनी सिक्योरिटी के प्रयास करता है, और अंत में उसका जो ट्राइंगल है उसमें ऊपर वो खुला रखता है। फिर वो व्यक्ति सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए जीवन भर काम करता है। तो अब क्या है, मैंने तीसरे फेज पे हूं मैं। अब ये सोशल रेपुटेशन की हमेशा से चाहत रहती है कि समाज मुझे जाने, पहचाने और रेपुटेशन मेरी बनी रहे। प्रतिष्ठा कौन नहीं चाहता, प्रेस्टीज कौन नहीं चाहता, और वो ये समाज अभी दे रहा है, तो मैं इससे वंचित क्यों हूं? इसलिए मुझे लगता है गवर्नमेंट ठीक है। मैं ब्रिटिश मानसिकता से मैं भी बाहर नहीं हूं, क्योंकि सारा समाज जब एक तरफ है तो धारा के खिलाफ क्यों जाना, बगावती क्यों होना। ठीक है, चल रहा जिस तरह पानी बह रहा चलते जा। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज मैरिज या लव मैरिज? नहीं, अरेंज ही थी। मेरा ऐसा था कि पढ़ाई का जब दौर था ना, तो उस समय पढ़ाई से फुर्सत नहीं मिलती थी, लव करने का समय मिला नहीं, पहली बात तो ये। और दूसरी बात चूज करनी हो तो दूसरी बात एक और है कि लव मैरिज और अरेंज मैरिज अगर चूज करनी हो ना, तो मैं मानता हूं कि दोनों के अलग अलग आयाम है। अगर आप पर्याप्त रूप से मैच्योर हैं, जैसे मान लो आपकी उम्र 30 वर्ष से ऊपर है, और जिस महिला से आप प्रेम कर रहे हैं, लड़की से, उसकी उम्र भी आपके बराबर है, मैच्योर है, दोनों वर्किंग प्रोफेशन है, जॉब कर रहे हैं, तो लव मैरिज में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों बहुत समझदार हैं और बहुत समझदारी से डिसीजन लेना। ये किसी शक्ल सूरत से आकर्षित नहीं होते, वो ठीक स्थिति है। अगर आप टीन एज में 18-20 साल के और फिर आप करते हैं ना, तो मैं मानता हूँ लव मैरिज यहाँ ठीक नहीं होती। यहाँ माँ बाप के डिसीजन जो है वो ज्यादा ठीक होते हैं। अब देखो मैं बताता हूँ, एक व्यक्ति, लड़का जब लड़की से प्रभावित होता है ना, तो उसके 3 फेज होते हैं। 25 साल की अवस्था तक वो शक्ल सूरत से प्रभावित होता है, 25 से 50 तक वो लड़का लड़की के विचारों से प्रभावित होता है, शक्ल सूरत नहीं देखता, और 50 के बाद वो अपने साथ से प्रभावित होता है कि मेरे साथ कौन है, फिर वो ना विचार देखता ना शक्ल देखता है। तो 25 साल तक अगर आप प्रभावित हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप शक्ल सूरत से हो रहे हैं, क्या पता स्वभाव मिल नहीं रहे, तो वो आपकी लव मैरिज खराब हो सकती है। 25 से 50 के बीच में आप विचारों से हो रहे हैं, तो शायद वो चीजें ठीक हो जाएगी, और 50 के बाद तो वैसे कोई शादी का मैटर रहता नहीं है, फिर तो साथ के लिए होता है, कोई केयर करने के लिए हो सकता है। तो ये अवस्था और समझ पर डिपेंड करेगा कि लव सही है या अरेंज सही है। बहुत बच के निकल रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता है। चाय या सिगरेट? चाय बहुत अच्छी है, और मैं चाय का बड़ा दीवाना रहा हूँ, और जब भी पढ़ाई के दौर में चाय सबसे अच्छा साथी रही। 12-1 बजे तक भी पढ़ते थे, तो लास्ट में चाय पीना। चाय पीने के बाद एक नई टाइप की एनर्जी आएगी। अभी इंटरव्यू के बाद भी चाय पीऊंगा। और चाय को सोशल एक्सेप्टेंस भी है, सामाजिक स्वीकृति भी है, और चाय हम अपनी कई सालों से चली आ रही है, और चाय हम विरासत है। सिगरेट क्या, थोड़ा सा मुझे लगता है कि वो एक नशा हो जाता है, सच में धूम्रपान हो जाता है, वो एक समाज को अच्छा संदेश नहीं दे सकता। चाय तो 10 लोग बैठ के पीते हैं, तो आपस में एक समरसता ही बढ़ती है, खराब नहीं होती। चाय को मैं हमेशा से प्रायोरिटी पे रखता हूँ। नेक्स्ट बहुत हार्ड है, चूज करना। टीचिंग या राइटिंग? हाँ, ये सच में वाकई में कठिन प्रश्न है मेरे लिए। लिखना मुझे बढ़िया अच्छा लगता है, और मैं सोशल मीडिया पे कई समय से लिख रहा हूँ। अभी मेरी पीएचडी चल रही है, तो उस पर भी लिख रहा हूँ। एक राजस्थान हिस्ट्री पे किताब लिख रहा हूँ, एक बौद्ध काल में गणराज्यों पे किताब का पर भी मैं काम कर रहा हूँ, और इसके साथ साथ में जैसलमेर के ऊपर मेरी थीसिस चल रही है, और साथ साथ में मैंने मेरी आत्मकथा के बारे में भी सोच रखा है। लिखना मेरा, सच बताऊं ना, तो मेरा ऐसे मुझे अच्छा लगता है, रुचि है मेरी, ऐसे हॉबी टाइप आप कह सकते हो। पढ़ाने की जहां तक बात है ना, तो ये मैंने मजबूरी से स्टार्ट किया था। मजबूरी ये थी कि सेना और प्रशासन दोनों के लिए मैं बाहर हो गया था, और कुछ आर्थिक समस्याएं भी थी, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, और टीचिंग जॉब में भी आ चुका था, तो फिर पढ़ाना भी था। तो मेरा एक सीधा सा सिंपल सा फंडा रहा जीवन में, जो भी काम करो शिद्दत से करो, नहीं तो करो मत। अब मैं जो भी काम करता हूं ना, पूर्ण मनोयोग से करता हूं। मुझे ये नहीं पता कि मैं हारूंगा या जीतूंगा।
अंत तक मैं मेरा कंप्लीट एफर्ट्स लगाऊंगा। क्रिकेट का मैच भी खेलता हूं तो लास्ट बॉल तक, एक बॉल पे 10 रन चाहिए फिर भी मेहनत करता हूं, क्या पता 9 बॉल चली जाए। तो कोई भी काम करूं तो शिद्दत से करता हूं, अदरवाइज मैं करता नहीं, या मना कर देता हूं। देखो जैसे नो सेइंग पावर वैसे तो कम है, लेकिन कोई बड़ा डिसीजन लेना हो ना कि भाई ये बैच शुरू कर रहे हैं या ये काम कर रहे हैं, तो मैं मना कर देता हूँ, देखो ये मेरे से नहीं हो पाएगा। आप कहोगे तो मैं साथ तो रहूंगा, लेकिन हो नहीं पाएगा। तो अब जब पढ़ाना शुरू कर दिया तो बड़ी शिद्दत से पढ़ाता हूँ। लेकिन अब मैं आपको बताऊं, हालांकि मैंने बताया नहीं किसी को, 23 पढ़ाऊंगा 2023, मैक्सिमम चॉइस बस। फिर बंद। उसके बाद मैं नहीं, कॉलेज वगैरह में तो पढ़ाएंगे, प्रोफेशनल रूप से नहीं पढ़ाएंगे। फिर लिखने का काम शुरू करा, वो ताउम्र चलेगा। लिखने का काम फिर लंबा जाने वाला है, मतलब राइटिंग। हाँ, राइटिंग। और मैंने एक प्रण लिया था बहुत पहले कि 30 साल की उम्र तक कंपटीशन देंगे, 35 वर्ष तक पढ़ाएंगे और फिर लिखेंगे। तो 30 साल मतलब 2019 तक मैंने सच में कंपटीशन दिए, 18 लास्ट कंपटीशन दिया। 35 का मतलब है आपकी 2024 तक मैं पढ़ाऊंगा। ये मैंने पहले सारी चीजें ठान, अब कोई ऐसी पूरी प्लानिंग करके रखी हाँ, है। मैं प्लानिंग करके रखता हूँ। अब ऐसी कोई सर्कमस्टेंसेज आ जाए जो मुझे मजबूर कर दे, 1-2 साल अलग वो बात है। एक अलग बात। हाँ, बाकी चॉइस मेरा प्लान है कि चॉइस में पढ़ाना मैं बंद कर दूंगा, कॉलेज में पढ़ाऊंगा, बाकी कहीं नहीं पढ़ूंगा। और उसके बाद लिखूंगा और फिर भरपूर लिखूंगा। मैंने अपनी पर्सनल लाइब्रेरी घर बना रखी है, जिसमें से लगभग 500-700 किताबें होगी। हर महीने में 2-4 किताबें और बनाता हूँ, सिर्फ इसलिए कि किताबों का बड़ा शौक है और उन्हीं से मैं लिखूंगा आगे, क्योंकि जैसा पढ़ते वैसा ही आप लिख पाते हो और जैसा सुनते वैसा ही बोल पाते हो। तो वो चीजें है ना, टारगेट आगे सेट कर रखे हैं। तो इन दोनों में एक चुनने को बोले तो मैं चुन ही नहीं पाऊंगा, कभी नहीं चुन पाऊंगा। लास्ट क्वेश्चन, रील्स देखना या मूवी देखना सबसे ज्यादा क्या पसंद है? वैसे तो सही बताऊं तो अभी की बस वर्तमान बात बताऊं तो रील्स ज्यादा ठीक लगती है। देख लेता हूँ थोड़ी बहुत, व्हाट्सएप उस पे, फेसबुक पे देख लेता हूँ, थोड़ी इंस्टा पे आ जाती है, यूट्यूब पे आ जाती है। शॉर्ट टाइम में मनोरंजन हो जाता है। थोड़ा सा स्ट्रेस में होते हैं, थोड़ा टेंशन में होते हैं, तो 5-7 रील देखते हैं तो भूल जाते हैं कि क्या टेंशन थी। अब रील्स में भी आपका जो मैं रील्स देखता हूँ तो मेरी 4-5 रील्स फिक्स है। जैसे वॉलीबॉल के जो स्मैश आते हैं वो देखता हूँ, क्योंकि मैं वॉलीबॉल का अच्छा खिलाड़ी रहा हूँ। उसमें मैं खूब देखता हूँ, जो भी अच्छा स्मैश मारता है उसको देखता हूँ। दूसरा, मुझे जिम में जो लोग एक्सरसाइज करते हैं ना, वो मैं देखता हूँ, क्योंकि पता नहीं कई बार जिसमें व्यक्ति में जो कमी होती है ना, वो व्यक्ति दूसरों में देखना चाहता है। तो मेरा शरीर इतना है नहीं, तो मैं जब वो जिम वालों को देखता हूँ मुझे ठीक लगता है। और एक तो वो मुझे ठीक लगता है, एक स्मैश वाला ज्यादा अच्छा लगता है। और इसके अलावा ज्यादा रील्स है ना, ऐसे जैसे कोई नेटफ्लिक्स के जो वेब सीरीज चली हुई है उनकी कोई कट आती है तो वो छोटे देख लेता हूँ, बाकी रील्स नहीं देखता। और ये आपका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो नोट करके वो वही रील आपके सामने प्रेजेंट करता है, सजेस्ट करता है, वो आपको भेज देता है। मैं वो देखता रहता हूँ। देखता मतलब दिन में कोई 2-4 बार मोबाइल खोलता तो देख लेता हूँ। बाकी मूवी की बात करूं तो लास्ट में मैंने वो देखी थी जो सर्जिकल स्ट्राइक पे बनी थी ना, उरी देखी थी। और पहली मूवी मैंने लगान देखी थी। कब? हाँ, 2003 में देखी थी। 3 था थिएटर में? हाँ, थिएटर में पहली। और मैं मूवी देख के आया और मैं रात को रोया इसलिए, मैंने कहा यार भारत में इतने अत्याचार हो रहे हैं, मुझे नहीं पता ये रील है। मैं बहुत टेंशन में आया, मैंने कहा इतने गजब अत्याचार हो रहे हैं इंडिया में वगैरह। मैं ऐसे उदास सा था, सच बात बता रहा हूँ। ये 9th क्लास थी मेरी या शायद 10th थी। फिर मैं दूसरे दिन फिर देखने गया सेम मूवी, वापस गया। मैंने कहा आज देखते हैं, आज वो जुल्म कितने आगे बढ़े हैं। कल तक तो हो रहे थे, है ना, कल तक हो रहे थे, आगे और कितने बढ़े। मैं देखता हूँ, देखा तो वापस रिपीट हुआ। मैंने कहा ये क्या हो गया। फिर मैंने अपने सीनियर से बात करी, मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने कहा ये फिल्म है, इसका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं। पहली बार मुझे पता चला कि इस फिल्म के अंदर स्टोरी क्रिएट की जाती है, वास्तविक हो ही नहीं हो जरूरी नहीं है। और फिर मैंने बहुत कम मूवी देखी है, मुझे ऐसी देशभक्ति फिल्में अच्छी लगती है। ऐसे फेवरेट फिल्म? मुझे लगा सच में फेवरेट, अभी भी फेवरेट लग रही है क्योंकि मैं अच्छा, हाँ, वो और 3 इडियट मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं उसको कई बार देख चुका हूँ, वो ज्यादा अच्छी लगती है। और उसमें क्या है, वास्तव में है भी अच्छी मूवी है। बाकी लड़ाई वाली मूवी वगैरह ये मुझे अच्छी नहीं लगती है, ज्यादा रोमांस वाली मूवी वगैरह, प्रेम वाली नहीं। मुझे यहाँ साइंटिफिक मूवी है, जैसे मैं हॉलीवुड की कॉर देखी थी एक,
ऐसी कुछ मूवीज होती है वो मुझे ठीक लगती है, देख लेता हूँ। नेटफ्लिक्स पे कुछ वेब सीरीज देख लेता हूँ, टाइम मिलता है तो, अदरवाइज नहीं देखता इतना ऐसे। और रील्स वगैरह बनाता नहीं, है ना, ये मतलब बच्चे अच्छे बना खासे लेते शौक पाल के रखे नहीं, हैं। मैं किसी भी शौक से वंचित नहीं हूँ। मैं मतलब बस थोड़ा सा नशे पत्ते से दूर हूँ। बाकी जीवन में मैंने हर गतिविधि करके देख ली सारी, कम अधिक मात्रा में, भटकी जरूर है। स्टूडेंट देख ली हाँ नहीं, हर व्यक्ति का जीवन है। मैंने सारा काम कर लिया, प्रेम से लेके पढ़ाई तक। इस यात्रा में कोई भी ऐसा पहलू नहीं है जो मैंने छुआ नहीं हूँ। हाँ, ये अपराध नहीं किए, प्रेम का किस्सा सुनाना चाहोगे? गलत नहीं, प्रेम का किस्सा नहीं सुना सकते। ये चीजें कुछ ऐसी है ना जो व्यक्ति के साथ जाती है। वो कभी हुआ तो आपको प्रेम लिखे। की वो नहीं सुनाने के, लेकिन मुझे एक लाइन याद आ रही है कि उसने कहा था, मेरे इस राज को राज ही रहने दिया हाँ, जाए। ये सही है। वो गुजरी रात थी, उसे रात ही रहने दिया जाए। हाँ, मत खोलो पर्दा मेरे गुनाहों का, कोई गुनाह था उसे गुनाह ही रहने दिया जाए। नहीं मैं गुना तो नहीं कहूंगा ये एक अच्छी फीलिंग थी, होती है। देखो उम्र के प्रेम साथ। होता है, और उम्र नहीं, प्रेम उम्र भी नहीं देखती है, ये किसी भी उम्र में हो जाता है। मैं कह रहा था 3 फेज होते हैं, शकल से भी प्रभावित हुए हम, विचारों से भी हुए, क्या पता आगे किसी साथ से हो जाए, होता है। लेकिन फिर हम हमारी मर्यादाओं सर को घर भी वापस जाना याद है। करते हैं। नहीं ऐसा नहीं है, देखो मेरा लाइफ बड़ी क्रिस्टल क्लियर है। तो अब जब इस फील्ड से जुड़ गए ना, एजुकेशन से, तो हम हर किसी में स्टूडेंट नजर आता है, तो फिर नहीं पता। ठीक है, कोई ऐसा साथी मिल जाए जो बराबरी का हो, वर्किंग पर्सन हो, साथी मिल जाता है ना, तो फिर उनसे बात कर लेते हैं। अब वो प्रेम वाली बात नहीं रहती जो टीन एज में होती है। बट हाँ ये है कि मैं इस सुख से वंचित नहीं हूँ। मैं बच्चे की शक्ल को देख के कह सकता हूँ कि ये उस फेज से गुजर रहा है, क्योंकि मैं उन सारी फेज से गुजरा हुआ हूँ। तो कई बार बच्चे कहते हैं सर आपको कैसे पता चला? बेटा मैंने सब काम किए हैं। ठीक, ऐसा कोई कार्य नहीं जो मैंने नहीं किया हो। हाँ, अनैतिक कार्य नहीं किया, गलत जीवन में कुछ नहीं किया, बस इसका बड़ा गर्व रहता है मुझे। न गलत कार्य किए, न गलत तरीके से किसी भी चीज का दुरुपयोग किया। माँ बाप ने जो हमें अधिकार दिए उसका कभी भी दुरुपयोग नहीं किया, पैसा कभी फिजूल खर्च नहीं किया, चीजों का बड़ा महत्व समझा। तो गलत नहीं किया, इसका गर्व है। और गर्व इस बात का भी है कि किसी भी चीज को छोड़ा भी नहीं, हर उम्र के शौक पूरे किए। तो वो है, हर उम्र के शौक होते हैं। वो एक थी शायरी, मैं भूल गया हूँ, वो मुझे याद नहीं है। हर उम्र फितूर जुदा जुदा, ऐसा करके आता था। कभी माशूका, कभी खुदा, ऐसे करके एक शायरी आती थी, मैंने फेसबुक पे पोस्ट भी करी थी। तो हर उम्र के अलग अलग होते हैं, तो हर उम्र को जिया हमने, मेमोरी क्रिएट खूब की है। और लिखने के लिए पर्याप्त मटेरियल है मेरे पास। तो आज बहुत सारी चीजें बहुत है, बस अभी नहीं लिखेंगे, उम्र के उस पड़ाव पे लिखेंगे जब लोग माफ कर देंगे।